चोर की दाढ़ी में तिनका। बच्चों, अकबर और बीरबल के कई कहानियां प्रसिद्ध हैं। यह कहानियों सभी के दिल में अपनी छाप छोड़ने के साथ साथ अच्छी शिक्षा देना का भी काम करती हैं। उन्हीं में से एक है चोर की दाढ़ी में तिनका। एक बार की बात है, बादशाह अकबर की सबसे प्यारी अंगूठी अचानक गुम हो गई थी। बहुत ढूंढने पर भी वह नहीं मिली। इस कारण बादशाह अकबर चिंतित हो जाते हैं और इस बात का जिक्र बीरबल से करते हैं। इस पर बीरबल महाराजा अकबर से पूछते हैं, महाराज, आपने अंगूठी कब उतारी थी और उसे कहाँ रखा था? बादशाह अकबर कहते हैं, मैंने नहाने से पहले अपनी अंगूठी को अलमारी में रखा था और जब वापस आया तो अंगूठी अलमारी में नहीं थी। फिर बीरबल अकबर से कहते हैं, तब तो अंगूठी गुम नहीं, चोरी हुई है और यह सब महल में साफ सफाई करने वाले किसी कर्मचारी ने ही किया होगा। यह सुनकर बादशाह ने सभी सेवकों को हाजिर होने को कहा। उनके कमरे में साफ सफाई करने के लिए कुछ 5 कर्मचारी तैनात थे और पांचों हाजिर हो गए। सेवकों के हाजिर होने के बाद बीरबल ने उन सभी को कहा, महाराज की अंगूठी चोरी हो गई है जो अलमारी में रखी थी। अगर आप में से किसी ने उठाई है तो बता दे, वरना मुझे अलमारी से ही पूछना पड़ेगा। फिर बीरबल अलमारी के पास जाकर कुछ फुसफुसाने लगे। इसके बाद मुस्कुराते हुए पांचों सेवकों से कहा, चोर मुझसे बच नहीं सकता है क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है। यह बात सुनकर उन पांचों में से एक ने सबसे नजर बचाकर दाढ़ी में हाथ फेरा, जैसे कि वह तिनका निकालने की कोशिश कर रहा हो। इसी बीच बीरबल की नजर उस पर पड़ गई और सिपाहियों को तुरंत चोर को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। जब बादशाह अकबर ने उससे सख्ती से पूछा तो उसने अपना गुनाह काबुल कर लिया और बादशाह की अंगूठी वापस कर दी। बादशाह अकबर अपनी अंगूठी पाकर बेहद प्रसन्न हुए। चोर की दाढ़ी में तिनका। कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि ताकत की जगह दिमाग का इस्तेमाल करने से हर समस्या का हल मिल सकता है। धोखेबाज काजी। एक बार की बात है, मुगल दरबार में बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। उसी समय वहां एक किसान अपनी फरियाद लेकर आया और बोला, महाराज न्याय करो, मुझे इंसाफ चाहिए। यह सुनकर बादशाह अकबर बोले कि क्या हुआ? किसान बोला, महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ। कुछ समय पहले मेरी पत्नी का निधन हो गया और अब मैं अकेला रहता हूँ। मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता है। इसलिए एक दिन मैं काजी साहब के पास गया। उन्होंने मन की शांति के लिए मुझे यहाँ से काफी दूर स्थित एक दरगाह में जाने के लिए कहा। उनकी बात से प्रभावित होकर मैं दरगाह जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन साथ ही मुझे इतने वर्षों तक मेहनत करके कमाए सोने के सिक्कों के चोरी होने की चिंता सताने लगी। जब मैंने यह बात काजी साहब को बताई तो उन्होंने कहा कि वह सोने के सिक्कों की सुरक्षा करेंगे और उसके वापस आने पर लौटा देंगे। इस पर मैंने सभी सिक्के एक थैली में डालकर उन्हें दे दिए। एहतियात के तौर पर काजी साहब ने मुझे थैली पर मुहर लगाने को कहा। बादशाह अकबर बायले, अच्छा तो फिर क्या हुआ? किसान ने कहा, महाराज, मैंने मुहर लगाकर थैली उन्हें दे दी और दरगाह के दर्शन करने यात्रा पर चला गया। फिर जब कुछ दिनों बाद वापस आया तो काजी साहब ने थैली वापस दे दी। मैं थैली लेकर घर लौटा और उसे खोला तो उसमें सोने के सिक्कों की जगह पत्थर थे। मैंने इस बारे में काजी साहब से पूछा तो उन्होंने गुस्से में कहा कि तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाते हो। इतना कहकर उन्होंने अपने नौकरों को बुलाया और मुझे मार मार कर वहां से भगा दिया। किसान ने रोते हुए कहा, महाराज, मेरे पास जमा पूंजी के नाम पर बस वही सोने के सिक्के थे। मेरे साथ न्याय करें महाराज। किसान की बात सुनकर बादशाह अकबर ने बीरबल को मामला सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने किसान के हाथों से थैली लेकर उसे अंदर से देखा और महाराज से थोड़ा सा समय मांगा। शहंशाह अकबर ने बीरबल को 2 दिन का समय दिया। घर जाकर बीरबल ने एक फटा हुआ कुर्ता अपने नौकर को दिया और कहा, इसे अच्छे से रफू करवा कर लाओ। नौकर कुर्ता लेकर चला गया और कुछ देर बाद उसे रफू करवा कर वापस आ गया। बीरबल कुर्ते देखकर खुश हो गए। कुर्ता इस प्रकार से रफू किया गया था कि मानो फटा ही न हो। यह देखकर बीरबल ने नौकर से उस दर्जी को बुलाकर लाने को कहा। नौकर कुछ ही देर में दर्जी को लेकर आ गया। बीरबल ने उससे कुछ पूछा और वापस भेज दिया। अगले दिन बीरबल दरबार पहुंचे और सैनिक से काजी व किसान दोनों को दरबार में लेकर आने का आदेश दिया। कुछ ही देर में सैनिक काजी व किसान को साथ ले आया। इसके बाद बीरबल ने सैनिक से दर्जी को भी बुलाने के लिए कहा।
यह सुनते ही काजी के होश उड़ गए। दर्जी के आते ही बीरबल ने उससे पूछा, क्या काजी ने तुम्हें कुछ सिलने के लिए दिया था? तब दर्जी ने कहा, कुछ महीने पहले मैंने इनकी सिक्कों वाली थैली को सिया था। इसके बाद जब बीरबल ने जोर देकर काजी से पूछा तो उसने डर के मारे सब कुछ सच सच बता दिया। काजी ने कहा, महाराज, मैं एक साथ इतने सारे सोने के सिक्के देखकर लालची हो गया था, मुझे माफ कर दो। बादशाह अकबर ने काजी को आदेश दिया कि वह किसान को उसके सोने के सिक्के लौटाए और साथ ही काजी को 1 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद एक बार फिर सभी ने बीरबल की बुद्धि की भूरी भूरी प्रशंसा की। कहानी से सीख, कभी लालच नहीं करना चाहिए और न ही किसी के साथ धोखा करना चाहिए। गलत काम के बदले एक न एक दिन सजा जरूर भुगतनी पड़ती है। एक बार की बात है, रोज की ही तरह बादशाह अकबर दरबार में बैठकर अपनी प्रजा की समस्याएं सुन रहे थे। सभी लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर बादशाह के सामने हाजिर हो रहे थे और तभी राघव व केशव नाम के 2 पड़ोसी अपनी समस्या लेकर दरबार में आए। इन दोनों की समस्या की जड़ था इन दोनों घर के बीच मौजूद फलों से लबालब भरा आम का पेड़। मामला आम के पेड़ के मालिकाना हक को लेकर था। राघव कह रहा था कि पेड़ उसका है और केशव झूठ बोल रहा है। वहीं केशव का कहना था कि वह पेड़ का असली मालिक है और राघव झूठा है। पेड़ 1 और मालिक 2 का मामला बहुत उलझा हुआ था और दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। दोनों पक्षों की बातें सुनकर और सोच विचार करने के बाद बादशाह अकबर ने यह मामला अपने नवरत्नों में से एक बीरबल को सौंप दिया। मामले को सुलझाने और सच्चाई का पता लगाने के लिए बीरबल ने एक नाटक रचा। उस शाम बीरबल ने 2 सिपाहियों से कहा कि वे राघव के घर जाएं और कहें कि उसके आम के पेड़ से आम चोरी हो रहे हैं। उन्होंने 2 सिपाहियों को केशव के घर जाकर भी यही संदेश देने को कहा। साथ ही बीरबल ने कहा कि यह संदेश देने के बाद वो उनके घर के पीछे छिपकर देखें कि राघव और केशव क्या करते हैं। बीरबल ने यह भी कहा कि राघव और केशव को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम उनके घर आम की चोरी की सूचना लेकर जा रहे हो। सिपाहियों ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा बीरबल ने कहा। 2 सिपाही केशव के घर गए और 2 राघव के घर। जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि राघव और केशव दोनों ही घर में नहीं थे, तो सिपाहियों ने उनकी पत्नियों को यह संदेश दे दिया। जब केशव घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसे आम की चोरी की सूचना दी। यह सुनकर केशव ने कहा, अरे भाग्यवान, खाना तो खिला दो, आम के चक्कर में अब क्या भूखा बैठा रहूं? और कौन सा वह पेड़ मेरा अपना है? चोरी हो रही है तो होने दो, सुबह देखेंगे। यह कहकर वह आराम से बैठकर खाना खाने लगा। वहीं जब राघव घर आया और उसकी पत्नी ने यह बात उसे बताई तो वह उल्टे पैर पेड़ की तरह दौड़ पड़ा। उसकी पत्नी ने पीछे से आवाज लगाई, अरे खाना तो खा लीजिए। जिस पर राघव ने कहा, खाना तो सुबह भी खा सकता हूँ, लेकिन अगर आज आम चोरी हो गए तो मेरे पूरे साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। सिपाहियों ने दोनों के घर के बाहर छिपकर यह सारा नजारा देखा और वापस दरबार जाकर बीरबल को बताया। अगले दिन दोनों फिर से दरबार में हाजिर हुए। उन दोनों के सामने बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, जहां पनाह, सारी समस्या की जड़ वह पेड़ है, क्यों न हम वो पेड़ ही कटवा दें? न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बादशाह अकबर ने इस बारे में राघव और केशव से पूछा, इस बारे में आप दोनों का क्या ख्याल है? इस पर केशव ने कहा, हुजूर, आपकी हुकूमत है, आप जैसा कहेंगे मैं उसे चुपचाप स्वीकार कर लूंगा। वहीं राघव ने कहा, मालिक, मैंने 7 वर्ष तक उस पेड़ को सींचा है, आप चाहें तो उसे केशव को दे दीजिए, लेकिन कृपा करके उसे कटवाएं न। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। उन दोनों की बात सुनकर बादशाह अकबर ने बीरबल की तरह देखा और कहा, अब आपका क्या कहना है बीरबल? इसके बाद बीरबल ने बादशाह को बीती रात का किस्सा सुनाया और मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, पेड़ 1 और मालिक 2, ऐसा कैसे हो सकता है? कल रात हुई घटना और आज हुई इस बात के बाद यह साबित हो चुका है कि राघव ही पेड़ का असली मालिक है और केशव झूठ बोल रहा है। यह सुनकर बादशाह ने बीरबल को शाबाशी दी। उन्होंने अपने हक के खातिर लड़ने के लिए राघव को बधाई दी और चोरी करने व झूठ बोलने के लिए केशव को जेल में बंद करने का आदेश दिया। कहानी से सीख, 1 पेड़ और 2 मालिक। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिश्रम किए बिना छल से किसी और की चीज चुराने का अंजाम बुरा होता है। चतुराई और बुद्धि के सही इस्तेमाल के लिए बीरबल के किस्से खूब मशहूर हैं।
बादशाह अकबर के ऊपर आई मुसीबतों को बीरबल हमेशा चुटकियों में सुलझा देते थे। सिर्फ असल जिंदगी की परेशानी ही नहीं, बल्कि बादशाह के सपनों की गुत्थियों का जवाब भी बीरबल के पास होता था। ऐसा ही एक किस्सा है बादशाह के अजीब सपने का। आइए आपको सुनाते हैं पूरी कहानी। एक बार की बात है जब बादशाह अकबर गहरी नींद से अचानक उठ गए और फिर रात भर सो नहीं सके। वो बहुत परेशान थे क्योंकि उन्होंने अजीब सा सपना देखा था जिसका मतलब वो समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके एक के बाद एक सारे दांत गिरते चले गए और आखिर में सिर्फ एक ही दांत बचा। इस सपने से वह इतने चिंतित हुए कि उन्होंने इसके बारे में सभा में चर्चा करने के बारे में सोचा। अगले दिन सभा में पहुंचते ही अकबर ने अपने विश्वसनीय मंत्रियों को सपना सुनाया और सभी से राय मांगी। सभी ने उन्हें सुझाव दिया कि इस बारे में किसी ज्योतिष से बात करके सपने का मतलब समझना चाहिए। बादशाह को भी यह बात सही लगी। अगले दिन उन्होंने दरबार में विद्वान ज्योतिषों को बुलवाया और अपना सपना सुनाया। इसके बाद सभी ज्योतिषों ने आपस में विचार विमर्श किया। फिर उन्होंने बादशाह से कहा, जहांपनाह, इस सपने का एक ही मतलब निकलता है कि आपके सभी रिश्तेदार आपसे पहले ही मर जाएंगे। ज्योतिषों की यह बात सुनकर अकबर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सभी ज्योतिषों को दरबार से जाने का आदेश दिया। उन सभी के जाने के बाद बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार हमारे सपने का मतलब क्या होगा? बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरे हिसाब से आपके सपने का मतलब यह था कि आपके सभी रिश्तेदारों में से आपकी उम्र सबसे ज्यादा होगी और आप उन सभी से ज्यादा समय तक जीते रहेंगे। इस बात को सुनकर बादशाह अकबर बहुत खुश हो गए। वहां मौजूद सभी मंत्रियों ने सोचा कि बीरबल ने भी ज्योतिषों की ही बात को दोहराया है। इतने में बीरबल ने उन मंत्रियों से कहा कि देखो, बात वही थी, बस कहने का तरीका अलग था। बात को हमेशा सही तरीके से सामने रखा जाना चाहिए। मंत्रियों को इतना कहकर बीरबल सभा से चले गए। कहानी से सीख, किसी भी बात को बोलने का एक सही तरीका होता है। विचलित करने वाली बात को भी सही तरीके से कहा जाए तो उसका बुरा नहीं लगता। इसी वजह से बात को हमेशा सही तरीका और सलीके से रखा जाना चाहिए। कैसे होगा? बादशाह अकबर अक्सर कई समस्याओं पर बीरबल के साथ चर्चा किया करते थे और साथ ही उनकी बुद्धि की परीक्षा भी लिया करते थे। वहीं बीरबल भी हर समस्या का समाधान बड़े ही रोचक तरीके से करते थे। एक बार की बात है, महाराज अकबर और बीरबल दोनों शाही बगीचे में टहल रहे थे। दोनों के बीच किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही थी कि तभी अचानक बादशाह अकबर के दिमाग में बीरबल की परीक्षा देने की सूझी। बादशाह अकबर ने पास में पड़ी हुई एक लकड़ी की ओर इशारा करते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल, एक बात बताओ, ये जो सामने लकड़ी पड़ी हुई है, क्या तुम इसे बिना काटे छोटा कर सकते हो? बीरबल बादशाह अकबर के मन की बात समझ गए और वो लकड़ी बादशाह अकबर के हाथ में देते हुए बोले, जी महाराज, मैं इस लकड़ी को छोटा कर सकता हूँ। बादशाह अकबर बोले, वो कैसे भला? तब बीरबल ने वहीं पास में पड़ी हुई एक बड़ी लकड़ी उठाई और बादशाह अकबर को पकड़ाते हुए पूछा, महाराज, इनमें से छोटी लकड़ी कौन सी है? बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई समझ गए और छोटी लकड़ी बीरबल के हाथ में देते हुए बोले, वाकई बीरबल, तुमने बिना काटे लकड़ी को छोटा कर दिया। इसके बाद दोनों जोर जोर से हंसने लगे। कहानी से सीख, बच्चों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, दिमाग से काम लेकर उससे बाहर निकलने का रास्ता खोजा जा सकता है। सर्दियों का मौसम था। बादशाह अकबर अपने बागीचे में बीरबल व एक अन्य मंत्री के साथ टहल रहे थे। टहलते हुए बादशाह अकबर ने अपने मंत्री से कहा, इस साल कुछ ज्यादा ही ठंड पड़ रही है। महल से बाहर निकलने में भी ठंड से हालत खराब हो रही है। मंत्री ने बादशाह की बात का जवाब देते हुए कहा, जी हुजूर, बिल्कुल सही फरमाया आपने। इस साल तो इतनी ठंड पड़ रही है कि जनता ने घर से बाहर निकलना बहुत कम कर दिया है। टहलते टहलते बादशाह अकबर बगीचे में बने तालाब के किनारे जा पहुंचे। जैसे ही उन्होंने अपना हाथ पानी में डाला, उन्हें एहसास हुआ कि पानी बर्फ जैसा ठंडा है। पानी से हाथ बाहर निकालते हुए अकबर ने कहा, सही कह रहे हैं, इतनी ठंड में कौन घर से बाहर निकलेगा? बीरबल को चुपचाप देखकर बादशाह ने बीरबल से पूछा, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, माफी चाहता हूँ हुजूर, इस बारे में मेरा ख्याल थोड़ा अगल है। मैं आप दोनों की बात से सहमत नहीं हूँ। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर बीरबल से पूछा, अच्छा, तो हमें भी बताइए क्या ख्याल है आपका? बीरबल ने कहा,
हुजूर, मेरा मानना है कि एक गरीब व्यक्ति के लिए पैसा सबसे ज्यादा जरूरी है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मौसम कितना ठंडा है या गर्म। अकबर ने हैरान होकर बीरबल से कहा, तो आप यह कह रहे हैं कि इस कड़ाके की सर्दी में भी एक गरीब आदमी कोई भी ऐसा काम करने को तैयार हो जाएगा जिससे उसे पैसा मिल सके? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं यही कह रहा हूँ। बादशाह अकबर ने बीरबल को चुनौती देते हुए कहा, तो ठीक है, अगर आपने बर्फ जैसे पानी से भरे इस तालाब में किसी को रात भर खड़ा रखकर इस बात को प्रमाणित कर दिया तो हम आपके लाए हुए गरीब व्यक्ति को 20 सोने के सिक्के इनाम में देंगे। बादशाह की बात से सहमति जताते हुए बीरबल ने अगले दिन एक गरीब व्यक्ति को पेश करने का वादा किया। अगले दिन सभा में बादशाह अकबर ने बीरबल ने पूछा कि क्या वो किसी को लाए हैं जो तालाब में खड़ा रहकर पूरी रात बिता सके। इस पर बीरबल ने गंगाधर नामक एक गरीब व्यक्ति को दरबार में मौजूद किया और कहा कि यह 20 सोने के सिक्कों के लिए तालाब में पूरी रात बिताने को तैयार है। बादशाह अकबर ने सभा समाप्त करते हुए कहा कि ठीक है, 2 सिपाही इस व्यक्ति की रात भर निगरानी करेंगे। अगले दिन फिर से दरबार लगा और बादशाह ने बीरबल से गंगाधर के बारे में पूछा। बीरबल, कहाँ है आपका मित्र? कितनी देर टिक पाया वो उस बर्फीले पानी में? बीरबल ने कहा, महाराज, वो यही है। मैं उसे दरबार में पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। बादशाह की इजाजत मिलते ही बीरबल ने गंगाधर को दरबार में बुलाया। बादशाह अकबर ने गंगाधर को शाबाशी देते हुए कहा, हमें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि तुम पूरी रात उस बर्फ जैसे पानी में रहे और आज हमारे सामने सही सलामत खड़े हो। यह तुमने कैसे किया? पूरी सभा को बताओ। गंगाधर ने कहा, महाराज, शुरुआत में तो यह बहुत मुश्किल था, लेकिन कुछ समय बाद मुझे महल की एक खिड़की पर एक दिया जलता नजर आया। उस दिए को देखते हुए मैंने सारी रात बिता दी। बादशाह अकबर ने चौंक कर कहा, यह तो धोखा है। तुमने हमारे महल के जलते दिए की गर्मी से सारी रात बिता ली। फरेबी, तुम्हारे इस धोखे के लिए हम तुम्हें सजा नहीं दे रहे हैं, लेकिन तुम अब इस इनाम के हकदार भी नहीं हो। यह कहते हुए अकबर ने अपने सिपाहियों से गंगाधर को महल से बाहर ले जाने को कह दिया और सभा समाप्त करके अपने कमरे में चले गए। अगले दिन रोज की तरह सभा लगी। जब बादशाह अकबर सभा में आए तो उन्होंने देखा कि सभी दरबारी अपनी अपनी जगह पर मौजूद थे, सिवाय बीरबल के। बादशाह ने एक सिपाही से पूछा कि बीरबल कहाँ है, तो उसने बताया कि वो आज महल नहीं आए हैं। बादशाह ने सिपाही से कहा कि वो तुरंत बीरबल के घर जाएं और उन्हें लेकर आए। कुछ समय बाद सिपाही अकेले ही दरबार में लौट आया। बादशाह के पूछने पर सिपाही ने बताया, बीरबल अपने घर में खाना पका रहे हैं और उन्होंने कहा है कि खाना पूरी तरह पक जाने के बाद ही वो दरबार आएंगे। सिपाही की यह बात सुनकर बादशाह सोच में पड़ गए, क्योंकि आज से पहले कभी भी बीरबल ने महल आने में देर नहीं की थी। अकबर को कुछ संदेह हुआ और उन्होंने बीरबल के घर जाने का निर्णय लिया। जब बादशाह अकबर बीरबल के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बीरबल ने एक ऊंची खूंटी पर एक हांडी टांग रखी है और उसके नीचे जमीन पर लकड़ियां जला रखी हैं। बादशाह आश्चर्यचकित हो गए और बीरबल से पूछा कि वह क्या कर रहे हैं। इस पर बीरबल ने जवाब दिया कि वह अपने भोजन के लिए खिचड़ी पका रहे हैं। बादशाह अकबर ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? यह खिचड़ी कैसे पक सकती है? तुमने हांडी को इतने ऊपर टांग रखा है और आग नीचे जल रही है। ऐसे में खिचड़ी पकने के लिए हांडी तक गर्मी कैसे पहुंचेगी? इस बात पर बीरबल ने बहुत आराम के साथ बादशाह से कहा, क्यों नहीं पहुंचेगी हुजूर? जब महल की खिड़की पर रखे एक दिए से गंगाधर को गर्मी मिल सकती है तो मेरी खिचड़ी की हांडी तो फिर भी आग के बहुत नजदीक है। बीरबल की बात सुनकर बादशाह हैरान हो गए और मुस्कुराते हुए कहा, हम तुम्हारी बात अच्छी तरह समझ गए बीरबल। इसके बाद उन्होंने गंगाधर को महल में बुलवाया और उसे 20 सोने के सिक्कों का इनाम दिया। बीरबल की चतुराई के लिए उन्होंने बीरबल को भी इनाम दिया। कहानी से सीख। बच्चों, बीरबल की खिचड़ी की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की सफलता के पीछे किए गए परिश्रम को जाने बगैर उनके बारे में राय नहीं बनानी है। मोम का शेर। सालों पहले की बात है जब राजा एक दूसरे को पैगाम के साथ ही कुछ पहेलियां भी भेजा करते थे। ऐसे ही किसी एक राजा का दूत सर्दियों के मौसम में एक दिन मुगल साम्राज्य के बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। वह अपने साथ पहेली के रूप में पिंजरे में कैद एक निकली शेर लेकर गया था। राजा ने पहेली के साथ एक पैगाम भी भेजा था।
पैगाम में लिखा था कि क्या मुगल राज्य में कोई ऐसा बुद्धिमान है जो पिंजरे और शेर को छुए बिना शेर को बाहर निकाल सके। अब मुगल सम्राट अकबर सोच में पड़ गए कि आखिर शेर और पिंजरे को हाथ लगाए बिना भला शेर को कैसे बाहर निकाला जा सकता है। पहेली के साथ भेजे गए पैगाम में यह भी साफ लिखा था कि पिंजरे से शेर को बाहर निकालने के लिए एक व्यक्ति को एक ही बार मौका मिलेगा। अकबर काफी परेशान हो गए। उन्हें लगा कि यह तो बहुत मुश्किल है और अगर शेर को पिंजरे से बाहर नहीं निकाल पाए तो मुगल राज्य की काफी बदनामी भी होगी। ये सब सोचते सोचते उन्होंने दरबार में मौजूद सभी की तरफ देखते हुए पूछा, है कोई जो इस पहेली को सुलझा सके? लेकिन हर कोई इसी सोच में डूबा था कि आखिर यह संभव कैसे हो सकता। अकबर के पूछने पर जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो उन्हें अपने वजीर बीरबल की याद आने लगी, जो सभा में मौजूद नहीं थे। उन्होंने तुरंत दरबान को भेजकर बीरबल को दरबार में हाजिर होने का आदेश भिजवाया, लेकिन अफसोस बीरबल किसी सरकारी काम से राज्य से बाहर गए हुए थे। रात भर अकबर इसी सोच में डूबे रहे कि आखिर पहेली को कैसे सुलझाया जाए। दूसरे दिन फिर दरबार लगा, लेकिन बीरबल की कुर्सी खाली देखकर अकबर उदास हो गए। बादशाह ने एक बार फिर दरबारियों से पूछा, क्या किसी के पास इस शेर को पिंजरे से बाहर निकालने की कोई तरकीब है? इतने में एक दरबान अकबर के सामने आया और उसने शेर को पिंजरे से निकालने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। दूसरे दरबान ने पहेली को सुलझाने के लिए एक जादूगर को बुलवाया, लेकिन वो भी विफल रहा। कोशिश करते करते शाम होने को आई, तभी बीरबल दरबार में पहुंच गए। अकबर को परेशान देखकर बीरबल ने पूछा, क्या बात है सम्राट, आप इतने परेशान क्यों हैं? बादशाह ने तुरंत शेर से जुड़ी पहेली के बारे में बीरबल को सब कुछ बताया। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम इस शेर को पिंजरे से बाहर निकाल सकते हो? बीरबल ने कहा, हाँ मैं कोशिश कर सकता हूँ। अकबर बहुत खुश हुए, क्योंकि मुगल साम्राज्य में बीरबल के जैसा बुद्धिमान और चतुर दूसरा कोई नहीं था। शेर को पिंजरे से बाहर निकालने के लिए बीरबल ने अकबर से कहा कि उन्हें 2 सुलगती हुई लोहे की छड़ व सरिये की आवश्यकता है। शहंशाह ने तुरंत इसकी व्यवस्था करने को कहा। जैसे ही बीरबल को लोहे की छड़ मिली तो उन्होंने पिंजरे को छुए बिना छड़ को अंदर पहुंचाकर उसे नकली शेर पर रख दिया। शेर लोहे की गर्म छड़ के स्पर्श में आते ही पिघलने लग गया, क्योंकि वो मोम का शेर था। देखते ही देखते पूरा शेर मोम के रूप में पिंजरे से बाहर निकल गया। बीरबल की इस अक्लमंदी पर अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा, अरे आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि यह पिंजरे के अंदर मोम का शेर कैद है? बीरबल ने बड़ी ही नम्रता से जवाब दिया, हजूर बस शेर को गौर से देखने की जरूरत थी। मैंने जब पहेली के बारे में जानने के बाद उसे गौर से देखा तो लगा कि यह मोम का शेर हो सकता है। साथ ही राजा ने यह भी नहीं बताया था कि शेर को कैसे बाहर निकालना है, तो मैंने उसे पिघलाकर बाहर निकाल दिया। इधर दरबार में बीरबल की जय जयकार होने लगी। उधर पहेली लेकर अकबर के दरबार पहुंचा राजदूत अपने राज्य वापस लौट गया और बीरबल के इस कारनामे के बारे में राजा को बताया। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से राजा ने ऐसी पहेली भेजना छोड़ दिया था। कहानी से सीख, अक्लमंदी से सब कुछ संभव है। हर जगह बल नहीं बल्कि बुद्धि का प्रयोग किया जाना चाहिए। दिमाग से हर समस्या का समाधान हो सकता है। एक बार की बात है, राजा अकबर अपने दरबार में बैठकर कुछ विचार कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें ख्याल आया कि उनकी दाढ़ी और बाल काफी बढ़ गए हैं। इस ख्याल के आते ही उन्होंने अपने एक दरबारी को बुलाकर नाई को फौरन हाजिर होने का संदेश भिजवाया। राजा का संदेश मिलते ही नाई महल पहुंच गया। महल पहुंचकर नाई राजा की हजामत बना ही रहा था कि कहीं से एक कौवा वहां आकर बैठ जाता है और काम बकाम करने लगता है। राजा अकबर नाई से पूछते हैं, यह कौवा काम बकाम क्यों कर रहा है? इस पर नाई जवाब देता है, यह आपके पूर्वजों का हालचाल बताने आया है। नाई के इतना कहते ही राजा अकबर आश्चर्य से पूछते हैं, तो बताओ फिर यह कौवा मेरे पूर्वजों के बारे में आखिर क्या बता रहा है? राजा के इस सवाल पर नाई कहता है, यह कौवा कह रहा है कि आपके पूर्वज स्वर्ग में मुसीबत में हैं और काफी परेशान हैं। उनका हालचाल लेने के लिए आपको अपने किसी करीबी को स्वर्ग भेजना चाहिए। नाई की यह बात सुनकर राजा अकबर और भी हैरान हो जाते हैं। राजा अकबर आश्चर्य से नाई से पूछते हैं, आखिर किसी इंसान को जिंदा स्वर्ग में कैसे भेजा जा सकता है? राजा के इस सवाल पर नाई जवाब देता है, महाराज मेरी नजर में एक पुरोहित है जो इस काम को अंजाम दे सकता है।
बस आप इस काम के लिए अपने किसी करीबी को स्वर्ग जाने के लिए राजी कर लीजिए। नाई के इस आश्वासन पर राजा अकबर तैयार हो जाते हैं और दरबार में अपने सभी करीबी दरबारियों को बुलाते हैं। राजा के आदेश पर सभी करीबी दरबारी राजा अकबर के सामने हाजिर हो जाते हैं। सभी दरबारी राजा से अचानक बुलाने की वजह पूछते हैं। इस पर राजा उन्हें नाई के साथ हुई सारी बात सुनाते हैं। राजा की बात सुनकर सभी दरबारी एक मत में बीरबल का नाम आगे रखते हैं। दरबारी कहते हैं कि स्वर्ग जाकर पूर्वजों का हालचाल लेने के लिए बीरबल से उचित व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि बीरबल हम सब में सबसे ज्यादा बुद्धिमान और चतुर है। इसलिए स्वर्ग में आपके पूर्वजों का हालचाल लेकर वह उनकी परेशानी का हल आसानी से निकाल सकता है। राजा अकबर दरबारियों की इस सलाह को मानते हुए बीरबल को स्वर्ग भेजने की तैयारी कर लेते हैं। इस बात का पता चलते ही बीरबल शहंशाह अकबर से पुरोहित को बुलाकर स्वर्ग भेजने की विधि के बारे में पूछते हैं। बीरबल की इस बात पर राजमहल में पुरोहित को बुलवाया जाता है। पुरोहित के आते ही उनसे स्वर्ग जाने की विधि के बारे में पूछा जाता है। पुरोहित बताते हैं, आपको यहीं पास में मौजूद एक घास के ढेर में भेजा जाएगा। बाद में उस ढेर में आग लगा दी जाएगी। फिर कुछ मंत्रों की शक्ति से आपको स्वर्ग भेज दिया जाएगा। स्वर्ग जाने की पूरी प्रक्रिया जानने के बाद बीरबल राजा अकबर से करीब 11 दिन का समय मांगते हैं और पुरोहित को 11 दिन बाद बुलाने की बात रखते हैं। वह कहते हैं, मैं स्वर्ग जा रहा हूं और कितने दिन मुझे लौटने में लगेंगे इस बारे में निश्चित तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल है। इसलिए स्वर्ग जाने से पहले एक बार मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूं और कुछ समय बिताना चाहता हूं। बीरबल अपने घर जाने के लिए महल से रवाना हो जाते हैं। देखते देखते 11 दिन बीत जाते हैं। 12वें दिन बीरबल स्वर्ग जाने के लिए राजा अकबर के सामने हाजिर होते हैं। पुरोहित को बुलाया जाता है और बीरबल को स्वर्ग भेजने की तैयारी की जाने लगती है। पुरोहित बीरबल को स्वर्ग भेजने के लिए महल से कुछ दूर घास का एक ढेर लगवाते हैं। बीरबल को स्वर्ग भेजने के लिए घास के ढेर के अंदर भिजवाया जाता है। घास के ढेर के अंदर जाते ही पुरोहित घास के ढेर में आग लगा देते हैं और बीरबल को स्वर्ग भेजने की प्रक्रिया पूरी होती है। धीरे धीरे 2 महीने बीत जाते हैं और राजा अकबर को बीरबल की चिंता होने लगती है। तभी अचानक बीरबल दरबार में हाजिर हो जाते हैं। राजा अकबर बीरबल को देखकर प्रसन्न होते हैं और अपने पूर्वजों का हालचाल पूछते हैं। तब बीरबल बताते हैं, आपके पूर्वज काफी खुश हैं और मजे में हैं। उन्हें बस एक ही तकलीफ है कि उनकी दाढ़ी और बाल काफी बड़े हो गए हैं, जिन्हें काटने वाला स्वर्ग में कोई नाई नहीं है। इसलिए वहां उन्हें एक नाई की जरूरत है। बीरबल कहते हैं, ऐसे में हमें आपके पूर्वजों के लिए एक अच्छे नाई को स्वर्ग भेजने की तैयारी करनी चाहिए। बीरबल की इस बात पर राजा नाई को स्वर्ग जाने का आदेश देते हैं। राजा का आदेश सुनकर नाई घबरा जाता है और राजा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। नाई राजा से कहता है कि यह सब कुछ उसने वजीर अब्दुल्लाह के कहने पर किया था। यह सब उन्हीं की साजिश थी ताकि वह बीरबल को अपने रास्ते से हटा सकें। अब राजा अकबर के सामने सारी सच्चाई आ चुकी थी। ये सब जानने के बाद राजा अकबर ने वजीर अब्दुल्लाह और उनके साथियों को दंड देने का आदेश दिया। अंत में राजा अकबर बीरबल से पूछते हैं, तुम्हें इस सच्चाई का पता कैसे चला और तुम घास के ढेर में आग लगने के बाद कैसे बच गए? तब बीरबल जवाब देते हैं, आग के ढेर में जाने की बात सुनकर मुझे इस साजिश का अंदाजा हो गया था। इसी वजह से मैंने 11 दिन का समय मांगा था। उन 11 दिनों में मैंने उस घास के ढेर वाले स्थान के नीचे से अपने घर तक एक सुरंग बनवा दी थी। उस सुरंग के जरिए ही मैं वहां से बचकर निकल पाया। बीरबल की पूरी बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और बोले, वाह बीरबल वाह, यह काम केवल तुम ही कर सकते थे। कहानी से सीख, बीरबल की स्वर्ग की यात्रा। कहानी से सीख मिलती है कि सूझबूझ से बड़ी परेशानी का हल आसानी से निकाला जा सकता है। कौवों की गिनती। बीरबल की चतुराई से बादशाह अकबर और सभी दरबार परिचित थे। फिर भी अकबर बीरबल की चतुराई का परीक्षा लेते रहते थे। ऐसे ही एक सुबह बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाया और बगीचे में घूमने के लिए चले गए। वहां पर बहुत सारे पक्षी आवाज कर रहे थे। अचानक बादशाह अकबर की नजर एक कौवे पर पड़ी और उनके मन में शरारत सूझी। उन्होंने बीरबल से कहा,
मैं यह जानना चाहता हूँ कि हमारे राज्य में कुल कितने कौवे हैं। यह सवाल थोड़ा अटपटा जरूर था, लेकिन फिर भी बीरबल कहा, महाराज मैं आपके इस प्रश्न का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने मन ही मन मुस्कुराते हुए बीरबल को समय दे दिया। कुछ दिनों के बाद बीरबल दरबार में आए तो शहंशाह अकबर से पूछा, बोलो बीरबल कितने कौवे हैं हमारे राज्य में। बीरबल बोले, महाराज हमारे राज्य में करीब 323 कौवे हैं। यह सुनते ही सभी दरबारी बीरबल को देखने लगे। फिर बादशाह अकबर बोले, अगर हमारे राज्य में कौवों की संख्या इससे ज्यादा हुई तो। बीरबल बोले, हो सकता है कि महाराज कुछ कौवे हमारे राज्य में अपने रिश्तेदारों के यहाँ आए हों। इस पर बादशाह अकबर ने कहा, अगर कम हुए तो तब बीरबल बायले, हो सकता है कि हमारे राज्य के कौवे दूसरे देश अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए हों। जैसे ही बीरबल ने यह बात कही पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा और एक बार फिर बीरबल अपनी बुद्धि के कारण प्रशंसा के पात्र बन गए। कहानी से सीख। बच्चों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर दिमाग का इस्तेमाल किया जाए तो हर समस्या का हल और सवाल का जवाब ढूंढा जा सकता है। लोगों की सूची। एक वक्त की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ दरबार में मौजूद थे। तभी उनके मन में एक बात आती है। बादशाह बोलते हैं कि मेरे आसपास हमेशा बुद्धिमान लोग रहते हैं और मैं उनके बीच रहकर बोर हो गया हूं। मैंने फैसला किया है कि मुझे कुछ मूर्ख व्यक्तियों से मिलना चाहिए। अकबर बीरबल से कहते हैं, तुमने हमेशा हमारी मदद अपने ज्ञान और चतुराई से की है। हम चाहते हैं कि इस बार भी तुम ऐसा ही कुछ करो और हमारे लिए 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढ कर लेकर आओ। बीरबल, जी जहांपनाह, मैं आपके लिए 6 मूर्ख व्यक्ति जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। अकबर, हम आपको 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढने के लिए 30 दिन का समय देते हैं। बीरबल, जहांपनाह, मुझे इतने अधिक समय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अकबर, ठीक है, अगर तुम उससे पहले ही मूर्ख व्यक्ति ले आ सकते हो तो यह अच्छी बात है। इसके बाद बीरबल मूर्ख व्यक्तियों की तलाश में निकल पड़ता है। बीरबल रास्ते में पूरा समय इसी सोच में था कि उसे वो मूर्ख लोग कहाँ मिलेंगे। तभी उसे गधे पर बैठा एक आदमी दिखाई देता है जो सिर पर घास की गठरी रखे हुए था। बीरबल ने तुरंत घोड़ा रोका और उससे उसकी पहचान पूछने लगा। बीरबल, कौन हो तुम और ऐसे गधे पर बैठकर और घास अपने सिर पर लेकर क्यों जा रहे हो? व्यक्ति, मैं रामू हूं और मेरा गधा कमजोर व थका हुआ है, इसलिए गधे का बोझ कम करने के लिए मैंने घास की गठरी अपने सिर पर रखी है। यह सुनकर बीरबल सोचता है कि मुझे पहला मूर्ख व्यक्ति मिल गया। फिर बीरबल उससे कहता है कि तुम जानवरों के बारे में इतना सोचते हो, इसलिए मैं तुम्हें बादशाह अकबर से इनाम दिलवाऊंगा। यह कहकर बीरबल उस व्यक्ति को अपने साथ चलने के लिए कहता है। इनाम की बात सुनकर रामू बीरबल के साथ हो लेता है। मंगू, जनाब, मुझे चंगू कहता है कि इसके पास शेर है जिसे वो मेरी गाय के शिकार के लिए छोड़ेगा। चंगू, हाँ मैं ऐसा ही करूंगा और मुझे बहुत मजा भी आने वाला है। बीरबल, कहाँ है तुम लोगों की गाय और शेर? मंगू, जनाब, जब भगवान हमें वरदान देने आएंगे तो मैं उनसे गाय मांगूंगा और चंगू शेर मांगेगा, जिसे यह मेरी गाय पर छोड़ने की बात कर रहा है। बीरबल, अच्छा यह बात है। उनकी बातें सुनकर बीरबल समझ गया कि उन्हें 2 और मूर्ख व्यक्ति मिल गए हैं। बीरबल इनाम की बात कहकर उन्हें भी अपने साथ ले लेता है। उन तीनों को लेकर बीरबल अपने घर पहुंचता है और फिर सोचने लगता है कि बाकी के मूर्ख व्यक्ति कहां से ढूंढ कर लाऊं। बीरबल उन तीनों मूर्खों को अपने घर में ही रहने के लिए कहकर बाहर चला जाता है। जब बीरबल और मूर्ख लोगों को ढूंढने के लिए बाहर आता है तो उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है जो कुछ ढूंढता रहता है। बीरबल उसके पास जाकर पूछता है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं? व्यक्ति, जनाब, मेरी अंगूठी कहीं गिर गई है जिसे मैं काफी समय से खोज रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं मिल रही है। बीरबल, क्या आपको पता है कि अंगूठी कहां गिरी थी? व्यक्ति, दरअसल मेरी अंगूठी यहां से दूर उस पेड़ के पास गिरी थी, लेकिन वहां अंधेरा होने के कारण मैं यहां उसे ढूंढ रहा हूं। बीरबल, अच्छा यह बात है। आप कल हमारे साथ बादशाह के दरबार में चलो। मैं बादशाह अकबर से आपको दूसरी अंगूठी देने के लिए कहूंगा। व्यक्ति, अच्छा ठीक है फिर। खुश होकर अगले दिन सुबह बीरबल दरबार में उन चारों मूर्खों को लेकर पहुंचता है। बीरबल, बादशाह अकबर, मैं आपके कहे अनुसार मूर्ख व्यक्तियों को ढूंढ कर ले आया हूं। मंगू, जनाब, मुझे चंगू कहता है कि इसके पास शेर है जिसे वो मेरी गाय के शिकार के लिए छोड़ेगा। चंगू,
हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा और मुझे बहुत मजा भी आने वाला है। बीरबल, कहाँ है तुम लोगों की गाय और शेर? मंगू, जनाब, जब भगवान हमें वरदान देने आएंगे तो मैं उनसे गाय मांगूंगा और चंगू शेर मांगेगा, जिसे यह मेरी गाय पर छोड़ने की बात कर रहा है। बीरबल, अच्छा, यह बात है। उनकी बातें सुनकर बीरबल समझ गया कि उन्हें दो और मूर्ख व्यक्ति मिल गए हैं। बीरबल इनाम की बात कहकर उन्हें भी अपने साथ ले लेता है। उन तीनों को लेकर बीरबल अपने घर पहुंचता है और फिर सोचने लगता है कि बाकी के मूर्ख व्यक्ति कहां से ढूंढ कर लाऊं। बीरबल उन तीनों मूर्खों को अपने घर में ही रहने के लिए कहकर बाहर चला जाता है। जब बीरबल और मूर्ख लोगों को ढूंढने के लिए बाहर आता है तो उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है जो कुछ ढूंढता रहता है। बीरबल उसके पास जाकर पूछता है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं? व्यक्ति, जनाब, मेरी अंगूठी कहीं गिर गई है, जिसे मैं काफी समय से खोज रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं मिल रही है। बीरबल, क्या आपको पता है कि अंगूठी कहां गिरी थी? व्यक्ति, दरअसल मेरी अंगूठी यहां से दूर उस पेड़ के पास गिरी थी, लेकिन वहां अंधेरा होने के कारण मैं यहां उसे ढूंढ रहा हूं। बीरबल, अच्छा, यह बात है। आप कल हमारे साथ बादशाह के दरबार में चलो। मैं बादशाह अकबर से आपको दूसरी अंगूठी देने के लिए कहूंगा। व्यक्ति, अच्छा, ठीक है फिर। खुश होकर अगले दिन सुबह बीरबल दरबार में उन चारों मूर्खों को लेकर पहुंचता है। बीरबल, बादशाह अकबर, मैं आपके कहे अनुसार मूर्ख व्यक्तियों को ढूंढ कर ले आया हूं। अकबर, बीरबल, तुमने तो एक ही दिन में मूर्ख व्यक्ति ढूंढ लिए। क्या हमारे राज्य में मूर्खों की संख्या अधिक है और तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि ये व्यक्ति मूर्ख हैं? बीरबल ने बादशाह से सारी बातें बताई। फिर अकबर कहते हैं कि ये तो केवल 4 ही लोग हैं, बाकी के 2 मूर्ख कहाँ हैं? बीरबल, जहांपना, यहाँ पर 6 मूर्ख व्यक्ति सारा हैं। जग बेईमान। बादशाह अकबर और बीरबल हमेशा की ही तरह एक दिन बैठकर अपनी प्रजा के बारे में बात कर रहे थे। बातों ही बातों में बादशाह ने कहा कि बीरबल, तुम्हें पता है हमारी प्रजा बेहद ईमानदार है। इसका जवाब बीरबल ने ये कहते हुए दिया कि बादशाह सलामत, किसी भी राज्य में लोग पूरी तरह से ईमानदार नहीं होते हैं। सारा जग ही बेईमान है। बादशाह को बीरबल की यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? बीरबल ने उत्तर दिया कि मैं एकदम सत्य कह रहा हूँ। आप चाहो तो मैं अपनी बात अभी साबित कर सकता हूँ। इतना आत्मविश्वास देखकर बादशाह बोले, ठीक है, जाओ तुम अपनी बात को सच साबित करके दिखाओ। बादशाह अकबर से इजाजत मिलते ही बीरबल पूरी प्रजा की बेईमानी बाहर लाने के लिए तरकीब सोचने लगे। उनके मन में हुआ कि लोग खुलकर बेईमानी नहीं करते हैं, इसलिए कुछ अलग करना होगा। यह सोचते ही उन्होंने पूरे राज्य में यह ऐलान कर दिया कि बादशाह एक बड़ा सा भोज करना चाह रहे हैं। उसके लिए वो चाहते हैं कि पूरी जनता अपना योगदान दे। बस आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं, 1 लोटा दूध पतीले में डालना होगा। इतना ही प्रजा की तरफ से काफी है। इस बात का ऐलान करवाने के बाद जगह जगह पर 1-2 बड़े पतीले रखवा दिए गए। इतना बड़ा पतीला और राज्य की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए उसमें लोगों ने शुद्ध दूध डालने के बजाय पानी मिला हुआ दूध डाला। किसी किसी ने तो सिर्फ पानी ही डाल दिया। हर किसी के मन में यही होता था कि सामने वाले ने तो दूध ही डाला होगा। अगर मैं पानी या पानी मिला हुआ दूध डाल दूंगा तो क्या ही हो जाएगा। शाम तक पतीलों में दूध इकट्ठा हो गया। बीरबल अपने साथ बादशाह अकबर और कुछ रसोइयों को उन जगहों पर ले गए जहां पतीले रखे गए थे। बादशाह ने जिस भी पतीले में देखा तो दूध नहीं, सिर्फ सफेद पानी ही दिखा। रसोइयों ने भी कहा कि महाराज, ये दूध नहीं है, ये सारा पानी ही है। इसमें मुश्किल से आधे से 1 लोटा दूध होगा, जिसकी वजह से इसका रंग हल्का सफेद है, वरना ये पानी से ज्यादा कुछ नहीं। इन सारी चीजों को देखकर बादशाह अकबर हैरान हो गए। उनके मन में हुआ कि मैं तो सबको ईमानदार समझता था, लेकिन बीरबल की ही बात सच निकली। उन्होंने बीरबल को कहा कि तुम ठीक ही कहते थे, मुझे हकीकत समझ आ गई है। इतना कहते हुए बादशाह, बीरबल और रसोइये वापस महल आ गए। कहानी से सीख, किसी पर भी अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए।
मौका मिलने पर लोग बेईमानी करने से शहर में चूकते कपूरचंद नहीं हैं। नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उनके बारे में यह मान्यता प्रचलित थी कि जो भी व्यक्ति सुबह कपूरचंद का मुंह देख लेता है उसका दिन खराब हो जाता है, उसे खाना भी नहीं मिलता। एक बार यह बात बादशाह अकबर को पता चली। उसके मन में आया, यह पता लगाना चाहिए कि कपूरचंद सचमुच ऐसा है या नहीं। अकबर ने अगली सुबह कपूरचंद को बुलाया। बादशाह उठे और कपूरचंद को देखने के लिए अपने शयन कक्ष से बाहर आए। उन्होंने उसका स्वागत किया। उसी समय एक दासी हाफती हुई वहां आई। उन्होंने कहा, मलिक, बेगम साहिबा अचानक बीमार पड़ गई है, वो आपको आवाज दी जा रही है। बादशाह सीधा जनानखाने में गया। बेगम बुखार से कांप रही थी। उसने तुरंत हकीम को बुलाया। इसी भागदौड़ में 10 बज गए। नाश्ते का समय हो चुका था। अकबर जनानखाने से बाहर आए और देखा कि एक मंत्री किसी महत्वपूर्ण राजकीय कार्य के सिलसिले में उनका इंतजार कर रहा है। क्योंकि काम बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए अकबर उनके साथ शाही दरबार में गए। वहां अन्य मंत्रियों से कामकाज पर चर्चा की। इतने में एक अटेंडेंट ने आकर कहा, हूर, हम भोजन के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। अकबर को अब एहसास हुआ कि रात के खाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। वह खाना खाने बैठा, लेकिन खाना ठंडा हो गया था। उसने रसोइये को धमकी दी और उसे एक नया व्यंजन पकाने का आदेश दिया। भूख, थकान और भागदौड़ के कारण अकबर के पेट में दर्द होने लगा। उन्होंने हकीम को बुलाया। हकीम ने आज कुछ न खाकर पेट को आराम देने को कहा। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे अकबर आज के बारे में सोचने लगे। उसके साथ ऐसा हुआ, आज सुबह कपूरचंद को बड़ा देखने का ये नतीजा है। मेरे जैसा सम्राट, लेकिन भूखा रहना पड़ा। यह आदमी शहर के लोगों के लिए खतरा है। उन्होंने अधिकारी को बुलाया और आदेश दिया, कपूरचंद को गिरफ्तार करो और कल फांसी पर लटका दो। नौकरशाह अगले दिन कपूरचंद को फांसी के तख्ते पर ले जा रहे थे। हुआ यूं कि उसी समय बीरबल वहां से गुजर रहे थे। कपूरचंद उसे देखते ही उसके पैरों पर गिर पड़ा। उसने कहा, ओ बादशाह, मुझे बिना कारण मार जा रहा है, मुझे बचाओ। बीरबल को सब पता था। फिर उसे फांसी पर लटकाने से पहले क्या करना है, इसके निर्देश दिए। फांसी के तख्ते पर पहुंचने के बाद अधिकारी ने कपूरचंद से पूछा, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? कपूरचंद ने सम्राट से व्यक्तिगत रूप से मिलने की इच्छा व्यक्त की। उसी समय सम्राट स्वयं वहां पहुंच गए। कपूरचंद उसके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, ओ जहांपनाह, आपने सुबह मेरा चेहरा देखा था, इसलिए आपको मुसीबत का सामना करना पड़ा, लेकिन मेरे बारे में सोचो। मैंने भी सुबह तुम्हारा चेहरा देखा था। तुम्हें पूरा दिन भूखा रहना पड़ा, लेकिन मुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मालिक, आपका मुंह देखने वालों की किस्मत खुल जाए, इसके बदले अगर मुझे फांसी हो जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? अकबर बिल्कुल सोच में पड़ गया। उसने उसे दंड से मुक्त कर दिया। फिर मुस्कुराते हुए पूछा, कपूरचंद, सच बताओ, तुम्हें ऐसा कहना बीरबल ने सिखाया है? कपूरचंद ने हाँ कहा। उसने खुद को मुक्त कराने के लिए सम्राट को धन्यवाद दिया। एक बार की बात है, राजा अकबर व बीरबल दरबार में बैठे कुछ अहम मामलों पर चर्चा कर रहे थे। तभी बीरबल ने अकबर से कहा, मुझे लगता है कि ज्यादातर पुरुष जोरू के गुलाम होते हैं और अपनी पत्नियों से डर कर रहते हैं। बीरबल की यह बात राजा को बिल्कुल भी पसंद न आई। उन्होंने इस बात का विरोध किया। इस पर बीरबल भी अपनी बात मनवाने पर अड़िड़ गए। उन्होंने राजा से कहा कि वे अपनी बात को सिद्ध कर सकते हैं, मगर इसके लिए राजा को प्रजा के बीच एक आदेश जारी करवाना होगा। वह आदेश यह था कि जिस पुरुष के अपनी पत्नी से डरने की बात सामने आएगी, उसे दरबार में एक मुर्गी जमा करानी होगी। राजा बीरबल की इस बात पर तैयार हो गए। अगले ही दिन प्रजा के बीच आदेश कराया गया कि अगर यह बात सिद्ध हो जाती है कि कोई पुरुष अपनी पत्नी से डरता है, तो उसे दरबार में आकर बीरबल के पास एक मुर्गी जमा करवानी होगी। फिर क्या था, देखते ही देखते बीरबल के पास ढेरों मुर्गियां इकट्ठा हो गईं और सैकड़ों मुर्गियां महल के बगीचे में घूमने लगीं। अब बीरबल राजा के पास पहुंचे और बोले, महाराज, महल में इतनी मुर्गियां इकट्ठा हो गई हैं कि आप एक मुर्गी खाना खोल सकते हैं, इसलिए अब आप इस आदेश को वापस ले सकते हैं। मगर महाराज ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और महल में मुर्गियों की संख्या धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ने लगी।
इतनी अधिक मुर्गियां महल में जमा हो जाने के बाद भी जब राजा अकबर बीरबल की बात से सहमत नहीं हुए तो बीरबल ने अपनी बात सिद्ध करने के लिए एक नया उपाय निकाला। एक दिन बीरबल राजा के पास गए और बोले, महाराज, मैंने सुना है कि पढ़होस के राज्य में एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी रहती है। अगर आप चाहें तो क्या मैं आपका रिश्ता वहां पक्का कराऊं? ये सुनते ही राजा चौंक उठे और बोले, बीरबल, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? महल में पहले से ही 2 महारानियां मौजूद हैं। अगर उन्हें इस बात की भनक भी लगी तो मेरी खैर नहीं होगी। ये सुनकर बीरबल ने तपाक से जवाब दिया, चलिए महाराज, फिर तो आप भी मेरे पास 2 मुर्गियां जमा करा ही दीजिए। राजा बीरबल का ऐसा जवाब सुनकर शर्मा गए और उन्होंने अपना आदेश उसी वक्त वापस ले लिया। कहानी से सीख। अकबर बीरबल की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बातों की चतुराई से हम किसी भी बात को मनवा सकते हैं। जरूरत है तो बस बीरबल की कहानी तरह का शीर्षक है चतुराई से अकबर का साला। बीरबल की बुद्धि और समस्या को भांप लेने की कला के कारण बादशाह उन्हें खूब पसंद करते थे। इसी कारण से दूसरे लोग बीरबल से उतना ही जलते थे। इन जलने वालों में से एक अकबर का साला भी था। वो हमेशा से ही बीरबल को मिला हुआ खास स्थान लेना चाहता था। बादशाह जानते थे कि बीरबल जैसा कोई और नहीं हो सकता है। वो अपने साले को भी ये बात समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन उनका साला हमेशा कहता था कि वो भी काफी बुद्धिमान है। इन सब बातों के कारण एक बार बादशाह के मन में हुआ कि अब ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे कुछ कार्य देकर ही समझाने पड़ेगा। तभी अकबर ने अपने साले से कहा कि तुम अपने दिमाग और सूझबूझ से इस कोयले की बोरी को सबसे ज्यादा लालची सेठ दमड़ी लाल को बचकर आओ। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें तुरंत बीरबल की जगह दे दूंगा। यह बात सुनकर अकबर का साला हैरान हुआ, लेकिन उसे बीरबल की जगह चाहिए थी। इसी सोच के साथ वो कोयले की बोरी लेकर सेठ के पास पहुंच गया। सेठ ऐसे ही किसी की भी बातों में आने वाला नहीं था, इसलिए उसने उसे खरीदने से मना कर दिया। अब अपना उदास चेहरा लेकर अकबर का साला महल लौट आया। उसने कहा कि मैं इसे नहीं बेच पाया। इतना सुनते ही बादशाह ने बीरबल को अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने साले के सामने ही बीरबल से कहा कि तुम्हें सेठ दमड़ी लाल को यह कोयले की बोरी बेचनी है। बादशाह का आदेश मिलने पर बीरबल ने कहा कि आप एक बोरी बेचने के लिए कह रहे हैं। मैं उस सेठ को एक कोयले का टुकड़ा ही 10,000 में बेच सकता हूँ। यह बात सुनकर अकबर का साला दंग रह गया। अकबर ने कहा कि ठीक है, तुम एक ही कोयले का टुकड़ा बेच आओ। बादशाह का आदेश मिलते ही एक कोयले का टुकड़ा उठाकर बीरबल वहां से चले गए। उन्होंने सबसे पहले एक मलमल के कपड़े का कुर्ता अपने लिए सिलवाया, फिर उसे पहनकर अपने गले में हीरे मोती की मालाएं डाल लीं और महंगे दिखने वाले जूते भी पहन लिए। इतना सब करने के बाद बीरबल ने उस कोयले के टुकड़े को सुरमा यानी काजल की तरह बारीक पीसकर एक कांच की डिब्बी में डलवा लिया। इसी भेष में वो महल के मेहमान घर में आ गए। फिर बीरबल ने एक इश्तिहार दिया कि बगदाद में एक जाने माने शेख पहुंचे हैं जो जादुई सुरमा बेचते हैं। सुरमे की खासियत में बीरबल ने लिखवाया कि इसे लगाने वाला अपने पूर्वजों को देख सकता है। यदि पूर्वजों ने कोई धन छुपा कर रखा है तो वो उसका पता भी बता देंगे। इस इश्तिहार के सामने आते ही पूरे नगर में बीरबल के शेख रूप और चमत्कारी सुरमे की ही बात होने लगी। सेठ दमड़ी लाल तक भी यह बात पहुंच गई। उसके मन में हुआ, जरूर मेरे पूर्वज ने धन गाड़ रखा होगा, मुझे तुरंत शेख से संपर्क करना चाहिए। इतना सोचकर दमड़ी लाल शेख बने बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने जानबूझकर उन्हें पहचाना नहीं। सेठ ने शेख से कहा कि मुझे सुरमे की डिब्बी चाहिए। शेख ने जवाब दिया, बिल्कुल लीजिए, लेकिन एक डिब्बी की कीमत 10,000 रुपए है। सेठ काफी चालाक था। उसने शेख से कहा कि मैं पहले सुरमा आंखों पर लगाना चाहता हूँ,
उसके बाद पूर्वजों के दिखने पर ही मैं 10,000 रुपए दूंगा। शेख बने बीरबल ने कहा कि ठीक है, आपको ऐसा करने की इजाजत है। बस आपको सुरमे की जांच करने के लिए चौराहे पर चलना होगा। चमत्कारी सुरमे का करिश्मा देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ लग गई। तब बीरबल बने शेख जोर जोर से कहने लगे कि इस चमत्कारी सुरमे को सेठ जी लगाएंगे। अगर ये सेठ अपने माता पिता की ही औलाद हैं, तो इन्हें सुरमा लगाते ही तुरंत पूर्वज नजर आ जाएंगे। पूर्वज नहीं दिखे तो मतलब यह होगा कि वो अपने माता पिता की औलाद नहीं हैं। असली औलादों को ही यह सुरमा लगाने पर अपने पूर्वज नजर आते हैं। यह सब कहने के बाद शेख ने सेठ के आंखों पर सुरमा लगा दिया और कहा कि आंखें बंद कर लो। सेठ ने आंखें बंद तो की, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं दिखा। अब सेठ के मन में हुआ कि मैंने कह दिया कि मुझे कोई नहीं दिखा तो भारी अपमान हो जाएगा। इज्जत को बनाए रखने के लिए सेठ ने आंख खोली और कहा कि हाँ, मुझे अपने पूर्वज दिख गए। इसके बाद गुस्से में लाल सेठ ने बीरबल के हाथ में 10,000 रुपए थमा दिए। अब खुश होते हुए बीरबल महल चले गए। उन्होंने कहा कि लीजिए बादशाह, एक कोयले के 10,000 रुपए, और सारा किस्सा सुना दिया। यह देखते ही बादशाह का साला मुंह बनाकर महल से चला गया। उसके बाद से उसने कभी भी बीरबल की जगह लेने की बात अकबर से नहीं की। कहानी से सीख: किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए बुद्धि का उपयोग करना जरूरी है। इस कहानी का शीर्षक है आगरा कौन सा रास्ता जाता है। बादशाह अकबर को शिकार करना बहुत पसंद था। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकले। शिकार करते करते वो इतने आगे चले गए कि वो अपने दल से छूट गए। उनके साथ बस कुछ ही सैनिक रह गए थे। अब शाम होने को थी और सूरज ढलने वाला था। साथ ही अकबर और उनके साथ के सैनिकों को भूख भी सताने लगी थी। काफी दूर निकल आने पर बादशाह अकबर को यह एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक गए हैं। वहां आसपास कोई नजर भी नहीं आ रहा था जिससे रास्ते के बारे में पूछा जा सकता था। थोड़ी दूर और चलने पर उन्हें एक तिराहा नजर आया। बादशाह को यह देखकर थोड़ी खुशी हुई कि चलो, इनमें से कोई न कोई रास्ता राजधानी तक तो जाता ही होगा। लेकिन सभी इसी उलझन में थे कि किस रास्ते पर चला जाए। तभी सैनिकों की नजर सड़क किनारे खड़े एक छोटे से लड़के पर पड़ी। वह लड़का बड़ी हैरानी से महाराज के घोड़े और सैनिकों के हथियारों को देख रहा था। सैनिकों ने उस बालक को पकड़कर महाराज के सामने पेश किया। बादशाह अकबर ने लड़के से पूछा, ऐ लड़के, इनमें से कौन सा रास्ता आगरा जाता है? यह बात सुनकर वह बच्चा जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने शांत भाव से उससे उसकी हंसी का कारण पूछा। लड़के ने जवाब दिया, यह रास्ता चल नहीं सकता है तो यह आगरा कैसे जाएगा? आगरा पहुंचने के लिए तो आपको खुद चलना पड़ेगा। महाराज उस लड़के की सूझबूझ को देखकर चकित रह गए। उन्होंने प्रसन्न होकर उस बच्चे का नाम पूछा। लड़के ने जवाब में अपना नाम महेश दास बताया। महाराज ने उसे इनाम में सोने की अंगूठी दी और दरबार में आने का न्योता दिया। इसके बाद बादशाह अकबर ने लड़के से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि किस रास्ते पर चलने से मैं आगरा पहुंच पाऊंगा? लड़के ने बड़ी ही शालीनता से सही रास्ता बताया और महाराज अपने सैनिकों के साथ आगरा की ओर चल पड़े। यही लड़का बड़ा होकर बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुआ और बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक कहलाया। कहानी से सीख: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान और सूझबूझ का सम्मान करना चाहिए। इस कहानी का शीर्षक है ऊंट की गर्दन। बीरबल की सूझबूझ और हाजिर जवाबी से बादशाह अकबर बहुत रहते थे।
बीरबल किसी भी समस्या का हल चुटकियों में निकाल देते थे। एक दिन बीरबल की चतुराई से खुश होकर बादशाह अकबर ने उन्हें इनाम देने की घोषणा कर दी। काफी समय बीत गया और बादशाह इस घोषणा के बारे में भूल गए। उधर बीरबल इनाम के इंतजार में कब से बैठे थे। बीरबल इस उलझन में थे कि वो बादशाह अकबर को इनाम की बात कैसे याद दिलाएं। एक शाम बादशाह अकबर यमुना नदी के किनारे सैर का आनंद उठा रहे थे कि उन्हें वहां एक ऊंट घूमता हुआ दिखाई दिया। ऊंट की गर्दन देख राजा ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम जानते हो कि ऊंट की गर्दन मुड़ी हुई क्यों होती है? बादशाह अकबर का सवाल सुनते ही बीरबल को उन्हें इनाम की बात याद दिलाने का मौका मिल गया। बीरबल से झट से उत्तर दिया, महाराज, दरअसल यह ऊंट किसी से किया हुआ अपना वादा भूल गया था, तब से इसकी गर्दन ऐसी ही है। बीरबल ने आगे कहा, लोगों का यह मानना है कि जो भी व्यक्ति अपना किया हुआ वादा भूल जाता है, उसकी गर्दन इसी तरह मुड़ जाती है। बीरबल की बात सुनकर बादशाह हैरान हो गए और उन्हें बीरबल से किया हुआ अपना वादा याद आ गया। उन्होंने बीरबल से जल्दी महल चलने को कहा। महल पहुंचते ही बादशाह अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और उससे पूछा, मेरी गर्दन ऊंट की तरह तो नहीं हो जाएगी न? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं महाराज। यह सुनकर बादशाह और बीरबल दोनों ठहाके लगाकर हंस दिए। इस तरह बीरबल ने बादशाह अकबर को नाराज किए बगैर उन्हें अपना किया हुआ वादा याद दिलाया और अपना इनाम लिया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी से किया हुआ अपना वादा पूरा जरूर करना चाहिए। शीर्षक का नाम है सबसे बड़ा हथियार। बादशाह अकबर कामकाज के अलावा भी कई चीजों के बारे में बीरबल से बातचीत किया करते थे। ऐसे ही बैठे बैठे एक दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा हथियार तुम्हारे हिसाब से कौन सा होता है? इस बात के जवाब में बीरबल ने कहा कि संसार में आत्मविश्वास से बड़ा हथियार कुछ और नहीं हो सकता है। यह बात अकबर के समझ में नहीं आई, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके मन में हुआ कि समय आने पर इस बात की परख की जाएगी। कुछ दिनों बाद राज्य में एक हाथी बेकाबू हो गया। पता करने पर समझ आया कि वो पागल हो गया है। उसे कर्मचारियों ने जंजीरों से जकड़ लिया था। इसकी खबर जैसे ही बादशाह को पहुंची तो उन्होंने सीधे महावत से कहा कि जब भी तुम्हें बीरबल आता दिखे तो हाथी की जंजीरों को खेल देना। यह सुनकर महावत हैरान हो गया, लेकिन बादशाह का आदेश था, इसलिए सिर झुकाकर चला गया। अब अकबर ने बीरबल को महावत के पास जाने के लिए कहा। महावत ने भी बादशाह के आदेश का पालन करते हुए बीरबल को आते देख हाथी को जंजीरों से मुक्त कर दिया। बीरबल को इस बात की खबर नहीं थी, इसलिए वो आराम से चल रहे थे। तभी उनकी नजर चिंघाड़ते हुए हाथी पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने देखा कि हाथी उनकी ही तरफ आ रहा है, वो कुछ समझ नहीं पाए। कुछ ही देर में उनके दिमाग में हुआ कि बादशाह ने मेरी आत्मविश्वास वाली बात को परखने के लिए ही इस हाथी को मेरे पीछे छोड़ने का आदेश दिया होगा। अब बीरबल इधर उधर भागने की सोच रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। सामने से हाथी आ रहा था और अगल बगल में भागकर जाने की जगह नहीं थी। इतने में हाथी बीरबल के काफी करीब पहुंच गया। तभी बीरबल ने सामने एक कुत्ते को देखा और उसे टांगों से पकड़कर हाथी की तरफ फेंक दिया। कुत्ते चीखते हुए हाथी से टकराया। उसकी ऐसी चीखें सुनकर हाथी वापस उल्टी दिशा में भागने लगा। कुछ ही देर में इस बारे में बादशाह अकबर को पता चला। तब जाकर उन्होंने माना कि आत्मविश्वास ही मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार है। कहानी से सीख। हर किसी की बात पर यूं ही भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। बात की जांच और परख करना जरूरी है। दूसरी सीख यह है कि इंसान समय से पहले उम्मीद न छोड़े तो परेशानी से बाहर निकला जा सकता है।
दोस्तों, आज हम अकबर बीरबल की कहानी सुनेंगे और शीर्षक का नाम है सबसे बड़ा मनहूस कौन। एक बार की बात है, बादशाह अकबर बिस्तर से ही अपने सेवकों को पानी लाने का आदेश दे रहे थे। उसी समय बादशाह के कमरे के पास से कूड़ा साफ करने वाला सेवक गुजर रहा था। उसने जब देखा कि अकबर को प्यास लगी है लेकिन उनके आसपास कोई सेवक नहीं है, तो वो खुद ही बादशाह के लिए पानी ले गया। उस कूड़ा उठाने वाले सेवक को पानी लिए अपने कमरे में खड़ा देखकर अकबर चौंक गए, लेकिन उन्हें प्यास बहुत लगी थी। ऐसे में बिना ज्यादा सोचे समझे अकबर ने उसका लाया हुआ गिलास पकड़ा और पानी पी लिया। उसी वक्त अकबर के कुछ खास कार्यकर्ता उनके कमरे में पहुंचे। उन्होंने कूड़ा उठाने वाले सेवक को वहां देखते ही उसे कमरे से तुरंत बाहर जाने के लिए कहा। फिर उन्होंने कुछ देर बादशाह से बात की और वो भी उनके कमरे से चले गए। तभी कुछ देर बाद बादशाह अकबर का पेट खराब होने लगा। जैसे जैसे दिन ढलता गया, उनकी तबीयत और बिगड़ गई। बादशाह की ऐसी हालत देखकर बड़े से बड़ा हकीम बुलवाया गया, लेकिन दवाई लेने के बाद भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा था। तभी राजवैद्य ने बादशाह को ज्योतिष बुलवाने का सुझाव देते हुए कहा, बादशाह, लगता है आप पर मनहूस इंसान का साया पड़ गया है। राजवैद्य की बात का मान रखते हुए अकबर ने ज्योतिष को बुलाने का आदेश दिया। तभी अकबर के मन में हुआ, किसी मनहूस की परछाई तो मुझ पर पड़ी नहीं, बस कूड़ा साफ करने वाले का लाया हुआ पानी मैंने पिया था। यह सोचते ही उन्होंने उस कचरा साफ करने वाले कर्मचारी को सजाए मौत सुना दी। बादशाह का आदेश मिलते ही सिपाहियों ने उस नौकर को जेल में डाल दिया। कुछ देर बाद बादशाह के इस आदेश के बारे में बीरबल को पता चला। वो तुरंत उस कर्मचारी के पास पहुँचे और कहा कि तुम चिंता मत करना, मैं किसी न किसी तरकीब से तुम्हें बचा ही लूंगा। इतना कहकर बीरबल तुरंत बादशाह अकबर के पास पहुंच गए। बीरबल ने बादशाह से पूछा, आपको क्या हुआ है? कैसे इतना बीमार पड़ गए? जवाब में अकबर बोले, बीरबल, एक मनहूस इंसान की छाया मुझ पर पड़ गई और मैं बीमार हो गया। बादशाह का जवाब सुनते ही बीरबल उन्हीं के सामने हंसने लगे। यह देखकर अकबर को बहुत खराब लगा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम मेरी बीमारी का मजाक उड़ा रहा हो। बीरबल ने कहा, नहीं नहीं बादशाह, मुझे तो बस इतना कहना है कि अगर मैं आपके सामने उस कूड़ा उठाने वाले कर्मचारी से भी बड़ा मनहूस इंसान ले आऊं तो क्या आप नौकर की सजा माफ कर दोगे? अकबर ने पूछा, उससे भी बड़ा मनहूस कोई हो सकता है क्या? चलो, तुम किसी बड़े मनहूस को ले आते हो तो मैं उस व्यक्ति को मुक्त कर दूंगा। तभी तपाक से बीरबल बोल पड़े कि महाराज, उससे बड़े मनहूस आप स्वयं ही हैं। उस मामूली नौकर ने तो बस आपकी प्यास बुझाने के लिए आपको पानी दिया, लेकिन आपको लग रहा है कि उसके कारण आपकी तबीयत खराब हो गई है। उस बेचारे नौकर का तो सोचिए जरा, वो तो आपको पानी पिलाने की वजह से जेल में पहुंच गया। सुबह सुबह आपको देखने की वजह से उसका दिन तो छोड़िए, पूरा जीवन बर्बाद हो गया। अब कुछ देर में उसे मौत की सजा मिल जाएगी। अब आप ही बताइए, तबीयत खराब होना बड़ी मनहूसियत है या मौत की सजा मिलना? आगे बीरबल बोले, अब आप खुद को मौत की सजा मत देना, क्योंकि आप हम सभी के बादशाह हैं और हमें जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। बीरबल की ऐसी बुद्धिमता वाली बातें सुनकर बीमार अकबर जोर से हंस पड़े। उन्होंने तुरंत ही सिपाहियों को कूड़ा उठाने वाले उस नौकर को जेल से रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही साथ उसकी मौत की सजा भी माफ कर दी। कहानी से सीख, किसी की भी बातों पर आकर फैसला नहीं लेना चाहिए और अंधविश्वासी तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जोरू का भाई। बादशाह अकबर के साले साहब हर बार
बीरबल से मात खाने के बाद भी दीवान बनने के सपने देखते रहते थे और इसके लिए वे अपनी बहन से कहते और बहन अपने मियाँ यानी बादशाह से। अब जोरू का भाई होने के कारण बादशाह को हर बार उसका एक नया इम्तिहान लेना पड़ता था। इस बार भी जब जोरू के भाई ने स्वयं को दीवान बनने के लिए कहा तो बादशाह ने उसे एक कोयले का टुकड़ा देते हुए कहा, इस कोयले के टुकड़े को यदि तुम 3 दिन के अंदर 10,000 रुपए में बेच दोगे तो मैं तुम्हें दीवान नियुक्त कर दूंगा। यह सुनकर साले साहब मायूस होकर कोयले के टुकड़े को देखने लगे। फिर बोले, हुजूर यह तो नाइंसाफी है। आप बीरबल को अपने से जुदा नहीं करना चाहते, इसलिए मुझे ऐसा काम सौंप रहे हैं जो संभव ही नहीं है। इस कोयले के टुकड़े के भला कौन 10,000 दे देगा? ठीक है, यह कोयले का टुकड़ा मुझे वापस कर दो, बादशाह ने कहा। साले साहब ने वह कोयले का टुकड़ा बादशाह को लौटा दिया। कुछ देर बाद दरबार में बीरबल भी आ गया। बादशाह ने वह कोयले का टुकड़ा बीरबल को देकर उसे 3 दिन में 10,000 में बेचने का कहा। बीरबल ने कोयले का टुकड़ा ले लिया और 3 दिन में 10,000 में बेच देने का वायदा करके चला गया। बीरबल ने उस कोयले को पीस लिया, फिर उसे एक छोटी सी हीरे जड़ी डिब्बी में रखा। उस डिब्बी को उससे बड़ी सोने की डिब्बी में रखा, फिर उससे बड़ी चांदी की डिब्बी में डाला। उस तरह उसने उसे अलग अलग धातुओं की 7 डिब्बियों में बंद किया। इसके बाद उसने पठान का भेष धारण किया और बड़े बाजार में जाकर मुनादी करवाई कि बगदाद से एक सुरमे वाला आया है जिसके पास ऐसा जादुई सुरमा है जिसे आंखों में डालने से मरे हुए माँ बाप पूर्वज आदि दिखाई देने लगते हैं। यह सुनकर कई लोगों की जिज्ञासा हुई कि वे अपने मृत परिजनों को देखें। लोग बीरबल के पास आने लगे। उसने सुरमा आंख में डालने की कीमत 500 रुपए रखी थी। जो भी आंख में सुरमा डलवाने आता बीरबल उसे कह देता कि यदि तुम अपने माँ बाप तो नहीं दिखाई देते थे, किंतु सरेआम उनकी बेइज्जती ना हो इसलिए वे कह देते कि उन्हें उनके माँ बाप दिखाई दिए। इस तरह बीरबल ने 20 लोगों की आंख में सुरमा डाला और 10,000 रुपए एकत्र कर लिए। उसका काम खत्म हो गया तो वह दरबार में लौट आया और बादशाह को 10,000 रुपए सौंप दिए। बादशाह अकबर जानते थे कि बीरबल ने सचमुच कोयले को बेचकर ही यह 10,000 रुपए एकत्र किए हैं, क्योंकि इन्होंने अपने जासूस उसके पीछे छोड़ रखे थे। बादशाह अकबर ने अपने साले की ओर देखकर कहा, देखा, इसे कहते हैं लगन। यदि कुछ करने की इच्छा हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। साले साहब सिर झुकाए बैठे रहे। झक मार रहे हैं। बादशाह अकबर और बीरबल यमुना नदी के तट पर टहल रहे थे। वहां एक आदमी मछली पकड़ रहा था। उसे देखकर बादशाह अकबर भी उसके साथ मछली पकड़ने बैठ गए, किंतु बीरबल वापस लौट आए। बीरबल को अकेला वापस आता देखकर मल्लिका ने बीरबल से बादशाह सलामत के बारे में पूछा तो उसने कहा, झक मार रहे हैं। बादशाह के लिए इस तरह का उत्तर देने पर उनकी बेगम नाराज हो गई और वापस लौटने पर इस बारे में उनसे बात की। अगले दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से इस बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया, हुजूर, मैंने कोई गलत बात नहीं की थी। आप मछली मारने बैठ गए इसलिए मैंने आपकी बेगम से कह दिया कि आप झक मार रहे हैं, क्योंकि संस्कृत में मछली को झक कहते हैं। यह सुनते ही बादशाह का सारा गुस्सा काफूर हो गया और चेहरे पर मंद मुस्कान बिखर गई। झूठ और सच। बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, झूठ और सच में क्या अंतर है? जो अंतर कान और आंख में है बस वही अंतर इन दोनों में भी है। बीरबल ने जवाब दिया। वह कैसे? अकबर ने पूछा। हुजूर, हमेशा आंखों देखी को सच माना गया है।
कान से सुनी हुई बात तो झूठी होती है। बीरबल ने पुनः जवाब दिया। अकबर को बीरबल का जवाब पसंद आया और वे मंद मंद मुस्कुरा दिए। डरपोक कौन? बादशाह अकबर को ना जाने क्या सूझा कि उन्होंने बीरबल को डराने के उद्देश्य से डरावना रूप धारण किया और उसके सामने पहुंच गए। बादशाह अकबर को सामने देखकर पहले तो बीरबल ने उनका स्वागत किया, फिर हंसने लगा और कुछ पल हंसने के बाद गंभीर होकर सोचने लगा। बादशाह अकबर आश्चर्य से बीरबल को देख रहे थे। उन्हें यकीन था कि बीरबल उन्हें देखकर डर जाएगा, किंतु वैसा कुछ नहीं हुआ। तब उन्होंने बीरबल से पूछा, कमाल है बीरबल, तुम मुझे पहचान गए और हंसे भी, किंतु गंभीर होकर क्या सोचने लगे? हुजूर, यह सही है कि मुझे आपके इस रूप पर हंसी आई, किंतु मैं सोच रहा था कि आप किससे डरकर यह रूप धरे हुए हैं। यह सुनकर बादशाह अकबर भी हंसे बगैर ना रह सके। डूबते को तिनके का सहारा। बादशाह अकबर अपने दरबारियों और कुछ अंगरक्षकों के साथ नौका विहार कर रहे थे। बीरबल भी उनके साथ था। नाव जब बीच नदी में पहुंची तो अकबर ने एक तिनका दिखाकर कहा, कहते हैं डूबते को तिनका का सहारा। आज देखते हैं यह तिनका किसका सहारा बनता है। जो भी इस नदी को तिनके के सहारे पार कर लेगा, मैं उसे दिल्ली का बादशाह बना दूंगा। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं इस तिनके के सहारे नदी पार कर सकता हूँ, किंतु बादशाह बनने के बाद। हमें मंजूर है, आज के लिए तुम बादशाह हुए। मेरा राजपाट, दरबारी, अंगरक्षक सभी आज तुम्हारी सेवा में रहेंगे और तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। अकबर ने कहा और वह तिनका बीरबल को दे दिया। तिनका बीरबल के हाथ में था। उसने अपने अंगरक्षकों से कहा, अब मैं तुम्हारा बादशाह हूँ। उम्मीद है तुम लोग अपने कर्तव्यों का पालन करोगे। यह कहकर बीरबल नदी में कूदने को तैयार हुआ, किंतु उसके अंगरक्षकों ने रोक लिया और कहा, आप हमारे बादशाह हैं और हमारा कर्तव्य है आपकी रक्षा करना। बीरबल बार बार स्वयं को छुड़ाकर नदी में कूदने की कोशिश करता रहा और हर बार अंगरक्षक पकड़कर रोक लेते। इसी कश्मकश में नाव किनारे आ लगी। बीरबल, तुम हार गए। नाव किनारे लगने पर बादशाह अकबर ने कहा, नहीं हुजूर, मैं हारा नहीं हूँ। मैं तो इसी तिनके के सहारे किनारे तक पहुँचा हूँ। यह तिनका मेरे हाथ में नहीं होता तो अंगरक्षक मुझे नहीं रोकते और अवश्य ही मैं डूब जाता। बीरबल ने जवाब दिया। बीरबल की चतुराई को अकबर समझ गए और बोले, बीरबल, तुम सचमुच जीत गए। तंबाकू और गधा। बीरबल को तंबाकू खाने का शौक था, किंतु बादशाह अकबर को यह पसंद न था। एक दिन बादशाह अकबर तथा बीरबल सैर कर रहे थे। वहीं ये गधा भी चर रहा था। चरते चरते वह गधा तंबाकू के खेत में चला गया और तंबाकू के पौधों को सूंघकर वापस घास की तरफ आ गया। यह देखकर बादशाह अकबर ने बीरबल पर व्यंग्य कसा, देखो बीरबल, गधे भी तंबाकू नहीं खाते। जी हुजूर, आप सही कह रहे हैं, गधे तंबाकू नहीं खाते। बीरबल ने पलटकर जवाब दिया तो बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। तुम्हारी देखभाल करनी पड़ेगी। अकबर के वजीर अबुल फजल ने एक बार बीरबल को नीचा दिखाने के उद्देश्य से बादशाह अकबर के सामने ही बीरबल से कहा, बादशाह सलामत ने तुम्हें अब कुत्तों और सूअरों के बीरबल वजीर नियुक्त किया है। ये तो अच्छी बात है, अब तो मुझे तुम्हारी भी देखभाल करनी पड़ेगी। बीरबल ने फौरन जवाब दिया। बीरबल का जवाब सुनते ही बादशाह अकबर तो हंस पड़े और अबुल फजल बगलें झांकने लगा। दो गधों का भार। बादशाह अकबर अपने पुत्र सलीम तथा बीरबल के साथ नगर भ्रमण कर रहे थे। चलते चलते अकबर ने अपनी भारी अचकन उतारकर बीरबल को पकड़ा दी
थोड़ी देर बाद सलीम ने भी वैसा ही किया। दोनों अचकनें काफी भारी थी और उन्हें उठाकर चलने में बीरबल को दिक्कत महसूस हो रही थी। यह देखकर अचानक अकबर को परिहास सूझा और उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हारे ऊपर अब एक गधे का भार हो गया है। हुजूर, एक नहीं 2 गधों का भार उठाकर चल रहा हूँ। उत्तर सुनकर अकबर केवल मुस्कुरा भर दी। धूर्त महाजन। फौजिया की काफी उम्र हो गई थी और वह इस दुनिया में अकेली थी। उम्र के इस दौर में पहुंचकर उसे हज पर जाने की इच्छा हुई, अतः उसने अपने सभी गहने 1000 मोहरों के दाम बेच दिए। 250 मोहरे उसने खर्च के लिए रखकर शेष 750 मोहरों को एक थैली में अच्छी तरह से बंद कर दिया तथा उसे लाख से सील कर दिया। वह उस थाली को लेकर अपने पड़ोस में रहने वाले महाजन के पास गई और बोली, लाला जी, मैं तो हज यात्रा पर जा रही हूँ, किंतु मेरी जिंदगी भर की कमाई 750 मोहरे इस थाली में है और यह मैं आपके पास अमानत के तौर पर रखना चाहती हूँ। हज से वापस लौटकर मैं इसे ले लूंगी। यदि ना लौट सकी तो यह मोहरे आपकी ही हो जाएंगी। महाजन ने स्वीकृति दे दी और मोहरे फौजिया से लेकर तिजोरी में रख दी। फौजिया भी निश्चिंत होकर हज यात्रा पर चली गई। इसी तरह 2 वर्ष बीत गए और फौजिया ना लौटी तो महाजन की धूर्तता जाग उठी। उसे लगा शायद कहीं मर गई है और अब नहीं लौटेगी, अतः उसने वे मोहरे हड़प ली। किंतु इसके कुछ ही समय बाद फौजिया लौट आई और उसने महाजन के पास जाकर अपनी मोहरों की थैली मांगी। महाजन ने तुरंत तिजोरी से थैली निकालकर उसे दे दी। थैली वैसे ही बंद थी और उस पर लाख की सील लगी हुई थी, जैसी वह हज यात्रा जाने से पूर्व लगी हुई थी। घर पहुंचकर जब उसने थैली खोली तो दंग रह गई। थैली में तो लोहे और तांबे के सिक्के भरे पड़े थे। वह तुरंत महाजन के पास गई और उससे इस बारे में बात की तो वह भड़क कर बोला, मुझे क्या पता कि इस थैली में क्या था। जैसी थैली तुम दे गई थी वैसी ही मैंने वापस कर दी। फौजिया समझ गई कि महाजन की नीयत बिगड़ गई है, अतः उसने बहस करना उचित नहीं समझा और सीधा बादशाह अकबर के दरबार में चली गई और न्याय की गुहार की। बादशाह अकबर को मामला बहुत नाजुक लगा। सबूत फौजिया के हक में ना थे, अतः उन्होंने यह मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने फौजिया से पूछा, उस थैली में मोहरें थीं, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? हुजूर, मैंने अपनी सभी मोहरों में एक छोटा सा चिन्ह लगा दिया था। फौजिया ने गांठ में से अपनी बची हुई कुछ मोहरों में से एक निकालकर बीरबल को दिखाते हुए कहा, हुजूर यह देखिए, यह चिन्ह इतना बारीक है कि गौर से देखने पर ही पता चलता है और यह चिन्ह मेरी सभी मोहरों पर लगा हुआ था। ठीक है, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। बीरबल ने कहा और फौजिया से वह थैली जांच के लिए लेकर उसे वापस भेज दिया। बीरबल ने उसी तरह की कुछ और थैलियां मंगाकर सभी में एक छेद कर दिया और एक एक थैली नगर के प्रसिद्ध रफूगरों के यहाँ रफू करवाने भेज दी। जब सभी थैलियां रफू होकर वापस आई तो उनमें से एक थैली ऐसी भी थी कि यह भी नहीं पता चल पा रहा था कि उसमें कोई छेद था। बीरबल ने उस रफूगर को बुलवा लिया और उससे पूछताछ की। पहले तो रफूगर टालता रहा, किंतु जब बीरबल ने धमकी भरे अंदाज में पूछा तो उसने महाजन की थैली में रफू करना स्वीकार कर लिया। जब महाजन ने तुमसे थैली रफू करवाई तो उसमें क्या था? बीरबल ने पूछा। हुजूर, उसमें कुछ लोहे और तांबे के सिक्के थे। इस काम के लिए तुम्हें कुछ मजदूरी भी मिली होगी। जी हुजूर, महाजन ने पूरी 5 मोहरें दी थी, रफूगर ने जवाब दिया।
वे मोहरे कहाँ हैं? बीरबल ने पुनः पूछा। हुजूर, 3 तो खर्च हो गई, पर 2 अब भी पड़ी हैं। ठीक है, वे मोहरे लेकर तुरंत दरबार में आओ। बीरबल ने उसे आदेश दिया। रफूगढ़ दोनों मोहरे लेकर दरबार में उपस्थित हो गया। बीरबल ने दोनों मोहरों को गौर से देखा। दोनों में फौजिया द्वारा लगाया गया चिन्ह मौजूद था। बीरबल ने अगले दिन दरबार में फौजिया, महाजन और रफूगढ़ तीनों को उपस्थित होने का आदेश दिया। अगले दिन प्रातः जब तीनों दरबार में पहुंचे तो रफूगढ़ को वहां देखकर महाजन घबरा गया। उसकी यह घबराहट बीरबल ने भांप ली। बीरबल ने रफूगढ़ से पूछा, क्या ऐसी महाजन ने तुमसे यह थैली रफू कराई थी? जी हाँ हुजूर, रफूगढ़ ने कहा। तुम बताओ महाजन, तुम क्या कहना चाहते हो? बीरबल ने पूछा। महाजन ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। फौजिया को उसकी मोहरें वापस मिल गई। सभी ने बीरबल के न्याय की प्रशंसा की। नहले पर दहला। अक्सर दरबारी बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे, किंतु हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ती। एक बार मुल्ला दो प्याजा ने दरबार में बीरबल से एक सवाल पूछा। बीरबल, तुम दिन भर में 1-2 बार तो अपनी पत्नी का हाथ जरूर पकड़ लेते होगे। यह बताओ, उसके हाथ में कितनी चूड़ियां हैं? सवाल सुनकर बीरबल परेशान हो उठा। उसने कई बार अपनी पत्नी का हाथ देखा होगा, किंतु उसे नहीं मालूम था कि उसने कितनी चूड़ियां पहनी हैं। वह सोच में पड़ गया। तभी उसने देखा कि मुल्ला दो प्याजा अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर रहा है। बीरबल के दिमाग में कुछ आया और बादशाह अकबर से बोला, हुजूर, मैं यह तो बता दूंगा कि मेरी पत्नी के हाथ में कितनी चूड़ियां हैं, पर पहले मुल्ला दो प्याजा यह बताएं कि उसकी दाढ़ी में कितने बाल हैं, क्योंकि उसका हाथ तो अपनी दाढ़ी पर दिन भर में कई बार जाता है। बीरबल की बात सुनकर मुल्ला दो प्याजा झेप गया। उसे इस तरह नहले पर दहला की उम्मीद नहीं थी। पक्षी चोर। बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। तभी दरबार ने सूचना दी कि पक्षियों का एक सौदागर बादशाह से मिलना चाहता है। बादशाह ने आज्ञा दे दी। सौदागर हुआ और कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं पक्षियों का सौदागर हूँ। पिछले दिनों मैंने बंगाल में एक बहुत ही खूबसूरत राजहंस 1000 रुपए में खरीदा था। उस राजहंस को मैंने एक बहुत बड़े स्वर्ण पिंजरे में बंद करके अपने घर के एक कमरे में टांग दिया था। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक था, किंतु कल से वह राजहंस उस पिंजरे से गायब है। हुजूर, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उसे मेरे ही किसी नौकर ने चुराया होगा, क्योंकि बाहर का आदमी उस पिंजरे तक पहुंच ही नहीं सकता था। बादशाह अकबर ने पूरी बात सुनने के बाद सौदागर के सभी नौकरों को दरबार में बुला लिया और उनसे पूछताछ की, किंतु कोई नतीजा नहीं निकल पाया। बीरबल की तरफ देखने लगे बादशाह अकबर। बीरबल समझ गया कि अब उन्हें ही इस मामले को सुलझाना है। बीरबल ने सभी नौकरों को बड़े गौर से देखकर कहा, वाह रे चोर, मैं तुझे पहचान गया। तेरी इतनी हिम्मत, पक्षी को मारकर खा गया और उसके पंख पगड़ी में छिपाकर दरबार में भी हाजिर हो गया। उन नौकरों में जो सचमुच चोर था वह डर गया। उसे लगा शायद गलती से उसकी पगड़ी में पक्षी के पंख रह गए हैं। वह नजरें बचाकर पगड़ी पर हाथ फेरने लगा, किंतु बीरबल की नजरें सतर्क थी। उन्होंने उस नौकर को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने पक्षी को चुरा कर खा लेना स्वीकार कर लिया। बादशाह अकबर तथा सौदागर बीरबल के न्याय से बेहद खुश हुए। पेड़ का मालिक कौन? केशव और राघव 2 पड़ोसी थे। उनके मकान के सामने ही एक आम का पेड़ था। उन दोनों के बीच पेड़ के मालिकाना हक को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। बात काफी आगे बढ़ गई और न्याय के लिए दोनों बादशाह अकबर के पास पहुंचे। हुजूर, यह पेड़ मेरा है,
मैंने 7 वर्षों तक इसे सींचकर पौधे से पेड़ बनाया है। इस साल यह पेड़ पहली बार फल दे रहा है तो राघव कहता है कि यह पेड़ उसका है। केशव ने दुहाई दी, तुम क्या कहना चाहते हो राघव? बादशाह अकबर ने पूछा। हुजूर, केशव झूठ बोल रहा है, यह पेड़ मेरा है और अब फलों के कारण लालच कर रहा है, राघव ने कहा। बादशाह अकबर ने फैसले के लिए बीरबल को आगे कर दिया। बीरबल ने दोनों पक्षों की बात को ध्यान से सुना और फिर फैसले के लिए दोनों को अगले दिन दरबार में हाजिर होने को कहा। दोनों के जाने के बाद बीरबल ने अपने सेवकों से कहा, जाओ केशव और राघव के घर जाकर उनसे कहो कि आपके पेड़ पर कुछ चोरों ने हमला कर दिया है और वे आम तोड़ रहे हैं। ध्यान रहे, इससे अधिक और कुछ नहीं कहना। बीरबल ने अपने 2 और सेवकों को दोनों के घर जाकर छिपकर उनकी बातें सुनने की जिम्मेदारी सौंपी। बीरबल के सेवक पहले केशव के घर गए। केशव घर पर नहीं था तो वे उसकी पत्नी को संदेश दे आए। उसके बाद वे राघव के घर गए। वहां राघव मौजूद नहीं था, अतः यहाँ पर भी सेवकों ने राघव की पत्नी को संदेश दे दिया। कुछ देर बाद जब केशव लौटा तो उसकी पत्नी ने उसे आम के पेड़ पर चोरों के कब्जे की बात बताई। इस पर केशव ने कहा, लूट लेने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैंने तो एक दांव खेला था। मुझे नहीं मिलता तो राघव को भी नहीं मिलेगा, चोर ले जाएंगे। तुम मुझे खाना दो, खाकर सोते हैं, सुबह देख लेंगे क्या होता है। उधर राघव की पत्नी ने जब यह बात राघव को बताई तो वह बौखला उठा और लाठी लेकर तुरंत आम के पेड़ की तरफ दौड़ा। पत्नी ने आवाज लगाई, खाना तो खा लेते। अरे मेरी 7 वर्षों की मेहनत को चोर ले जाएं, मैं ये कैसे देख सकता हूँ? पहले चोरों से तो निपट लूं, फिर खाना खा लूंगा, राघव ने कहा। बीरबल के सेवकों ने छिपकर दोनों की बात सुन ली और वापस आकर बीरबल को सब कुछ बता दिया। अगले दिन दरबार में केशव और राघव फैसले के लिए उपस्थित हुए। बीरबल को यूं तो मालूम हो गया था कि पेड़ का मालिक कौन है, फिर भी वह बोला, इस पेड़ ने तमाम विवादों को जन्म दिया है, अतः इन विवादों को खत्म करने के लिए जरूरी है कि पेड़ ही कटवा दिया जाए। तुम दोनों का क्या विचार है? जैसी हुजूर की इच्छा, केशव ने कहा। हुजूर, भले ही आप यह पेड़ केशव को दे दें, पर कटवाएं नहीं। कम से कम यह तसल्ली तो रहेगी कि पेड़ नजरों के सामने है, राघव ने कहा। फैसला हो गया, बीरबल बोला, यह पेड़ राघव का है। केशव झूठ बोल रहा है। केशव ने पेड़ को चोरों से बचाना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि यह पेड़ उसका था ही नहीं। वह तो धोखे से पेड़ को हथियाने की फिराक में था, जबकि राघव पेड़ को बचाने के लिए तुरंत दौड़ पड़ा था। और अब पेड़ काटने की बात पर भी राघव को दुख पहुंचा। हम इस पेड़ का मालिक राघव को घोषित करते हैं और केशव को षड्यंत्र रचने के आरोप में 20 कोड़े मारे जाने का हुक्म देते हैं। बादशाह अकबर ने भी बीरबल के न्याय की प्रशंसा की। पेड़ ने दी गवाही। रोशन एक वृद्ध व्यक्ति था। जीवन के अंतिम पड़ाव पर उसकी इच्छा हुई कि वह तीर्थ यात्रा पर जाए। उसने अपने जीवन भर की कमाई में से अपने खर्च के लिए कुछ अशर्फियां रखकर शेष 1000 अपने एक युवा मित्र दीनानाथ को सौंप कर कहा, दीना भाई, मैं तो तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, अब 1 वर्ष बाद ही लौटूंगा। तब तक तुम मेरी ये 1000 अशर्फियां बतौर अमानत रखो। यदि मैं ना लौटा या रास्ते में ही मेरी मृत्यु हो जाए तो तुम इस धन को किसी नेक काम में खर्च कर देना। आप निश्चिंत रहें, आपका धन मेरे पास महफूज रहेगा। जब आप लौटेंगे तो वापस मिल जाएगा। दीनानाथ ने जवाब दिया। रोशन आश्वस्त होकर तीर्थ यात्रा पर चला गया। पीछे से दीनानाथ की नीयत खराब हो गई। उसने उन अशर्फियों को डकार लेने का फैसला कर लिया। 1 वर्ष बाद रोशन तीर्थ यात्रा से लौटा और दीनानाथ से अपनी अशर्फियां की मांग की, किंतु दीनानाथ साफ गया।
उसने रोशन को पहचानने से भी इनकार कर दिया। रोशन ने काफी मिन्नतें की, किंतु दीनानाथ नहीं माना और रोशन को जलील करके घर से भगा दिया। रोशन मन मार कर रह गया। उसकी जिंदगी भर की कमाई उसका मित्र ही लूट ले गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, किंतु सच्चाई उसके सामने थी। उसने भी तय किया कि वह दीनानाथ को सबक सिखा कर रहेगा। वह सीधा दरबार में गया और बादशाह अकबर से शिकायत की। बादशाह अकबर ने दीनानाथ को दरबार में बुलवाया। उससे पूछताछ हुई तो वह साफ मुकर गया। रोशन इस मामले में ना तो कोई गवाह पेश कर सका और ना ही सबूत। बादशाह अकबर ने फैसले के लिए बीरबल को नियुक्त कर दिया। बीरबल ने दोनों से पुनः पूछताछ की, पर दीनानाथ अपनी बात पर अटल रहा कि उसने अशर्फियां नहीं ली हैं। क्यों रोशन बाबा, जब तुमने अशर्फियां दी तो वहां कोई गवाह था? बीरबल ने पूछा। हुजूर, कोई गवाह तो नहीं था, बस आम के पेड़ के नीचे मैंने दीनानाथ को अशर्फियां दी थी, रोशन ने जवाब दिया। तब तो आम का पेड़ गवाह हुआ ना। जाओ, आम के पेड़ से जाकर कहो कि दरबार में आकर गवाही दे। अगर ना माने तो उससे मिन्नतें करना, तब भी ना माने तो राजा द्वारा कटवा देने की धमकी देना। जाओ, बीरबल ने कहा। रोशन मायूस होकर चला गया। पेड़ भी भला कभी गवाही दे सकता है? दीनानाथ दरबार में ही बैठा था और बीरबल भी वहां था। कुछ देर बाद बीरबल ने दीनानाथ से पूछा, रोशन, अब तक उस वृक्ष तक पहुंच चुका होगा, बहुत देर हो चुकी है। नहीं हुजूर, अभी नहीं पहुंचा होगा। वह वृक्ष यहाँ से दूर है और वहां तक पहुंचने का रास्ता भी साफ नहीं है। वह बुजुर्ग है, उसे तो और देर लगेगी, दीनानाथ ने जवाब दिया। बीरबल कुछ ना बोलकर रोशन का इंतजार करने लगा। काफी देर बाद रोशन दरबार में लौटा और बोला, हुजूर, मैंने पेड़ से बहुत कहा, पर उस पर तो कोई असर नहीं हुआ। हुजूर, अब मेरा क्या होगा? तुम चिंता मत करो, पेड़ आया था और गवाही भी दे गया, वह भी तुम्हारे पक्ष में। बीरबल ने कहा, पेड़ गवाही दे गया? कब? मैंने तो नहीं देखा। दीनानाथ ने आश्चर्य से पूछा। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है दीनानाथ। जब मैंने कहा था कि रोशन पेड़ तक पहुंच गया होगा, तब तुमने कहा था कि अभी नहीं पहुंचा होगा, जबकि तुम जानते थे वह कौन सा पेड़ है और कहाँ है। नहीं तो तुम स्वयं भी उस पेड़ के प्रति आश्चर्य प्रकट करते, पर ऐसा नहीं हुआ। अब सीधी तरह बता दो कि रोशन की अशर्फियां कहाँ हैं, वरना तुम्हें कष्ट पहुंचेगा। दीनानाथ डर गया। उसने स्वीकार कर लिया कि उसने मन में लालच आ गया था। उसने माफी मांगी और रोशन का धन वापस करने को राजी हो गया। बीरबल के न्याय से अति प्रसन्न हुए बादशाह अकबर। पैसे की थैली किसकी? दरबार लगा हुआ था। बादशाह अकबर राजकाज देख रहे थे। तभी दरबान ने सूचना दी कि दो व्यक्ति अपने झगड़े का निपटारा करवाने के लिए आना चाहते हैं। बादशाह ने दोनों को बुलवा लिया। दोनों दरबार में आ गए और बादशाह के सामने झुककर खड़े हो गए। कहो, क्या समस्या है तुम्हारी? बादशाह ने पूछा। हुजूर, मेरा नाम काशी है। मैं तेली हूँ और तेल बेचने का धंधा करता हूँ। और हुजूर, यह कसाई है। इसने मेरी दुकान पर आकर तेल खरीदा और साथ में मेरी पैसों की थैली भी ले गया। जब मैंने इसे पकड़ा और अपनी थैली मांगी तो यह उसे अपनी बताने लगा। हुजूर, अब आप ही न्याय करें। जरूर न्याय होगा। अब तुम कहो, तुम्हें क्या कहना है? बादशाह ने कसाई से कहा। हुजूर, मेरा नाम रमजान है और मैं कसाई हूँ। हुजूर, जब मैंने अपनी दुकान पर आज के मांस की बिक्री के पैसे गिनकर थैली जैसे ही उठाई, यह तेली आ गया और मुझसे यह थैली छीन ली। अब उस पर अपना हक जमा रहा है। हुजूर, मुझ गरीब के पैसे वापस दिला दीजिए। दोनों की बातें सुनकर बादशाह सोच में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह किसके हक में फैसला दे। उन्होंने बीरबल से फैसला करने को कहा।
बीरबल ने उससे पैसों की थैली ले ली और दोनों को कुछ देर के लिए बाहर भेज दिया। बीरबल ने सेवक से एक कटोरे में पानी मंगवाया और उस थैली में से कुछ सिक्के निकालकर पानी में डाले और पानी को गौर से देखा। फिर बादशाह से कहा, हुजूर, इस पानी में सिक्के डालने से तेल का जरा सा भी अंश पानी में नहीं उभरा है। यदि यह सिक्के तेली के होते तो यकीनन उन सिक्कों पर तेल लगा होता और वह तेल पानी में भी दिखाई देता। बादशाह ने भी पानी में सिक्के डाले, पानी को गौर से देखा और बीरबल की बात से सहमत हो गए। बीरबल ने उन दोनों को दरबार में बुलवाया और कहा, मुझे पता चल गया है कि यह थैली किसकी है। काशी, तुम झूठ बोल रहे हो। यह थैली रमजान कसाई की है। हुजूर, ये थैली मेरी है। काशी एक बार फिर बोला। बीरबल ने सिक्के डले पानी वाला कटोरा उसे दिखाते हुए कहा, यदि यह थैली तुम्हारी है तो इन सिक्कों पर कुछ न कुछ तो तेल अवश्य होना चाहिए, पर तुम भी देख लो, तेल तो अंश मात्र भी नहीं है। काशी चुप हो गया। बीरबल ने रमजान कसाई को उसकी थैली दे दी और काशी को कारागार में डलवा दिया। बकरी का वजन। बादशाह अकबर ने बीरबल को एक बकरी दी और आदेश देते हुए कहा, बीरबल, यह बकरी तुम 1 महीने तक अपने पास रखो, इसे पूरी खुराक देना, किंतु इस बात का ध्यान रहे कि इस बकरी का वजन ना घटे और ना ही बढ़े। बीरबल ने बादशाह से बकरी ले ली और अपने घर ले आए। 1 माह बाद बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बकरी कैसी है? हुजूर, एकदम भली चंगी है। वजन कुछ घटा या बढ़ा? नहीं हुजूर। बादशाह अकबर को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने बकरी मंगवाई और वजन करवाया। बकरी का वजन उतना ही था जो 1 माह पहले था। बादशाह अकबर यह जानते थे कि बीरबल ने बकरी की खुराक में कोई कमी नहीं की होगी, किंतु उसका वजन ना घटने या ना बढ़ने से उन्हें बड़ा अजीब लगा। उन्होंने बीरबल से इसका कारण पूछा तो उसने सहजता से जवाब दिया, हुजूर, मैंने तो बस इतना ही किया कि बकरी को दिन भर उसकी पूरी खुराक देता और रात को शेर के पिंजरे के सामने खड़ा कर देता था। दिन भर का खाया पिया शेर के सामने जाते ही हजम हो जाता था, इसलिए बकरी का वजन ना घटा और ना ही बढ़ा। बीरबल का जवाब सुनकर बादशाह मुस्कुरा दिए। बड़ी लकीर, छोटी लकीर। बादशाह अकबर ने कागज पर कलम से एक लकीर खींचकर बीरबल से कहा, बीरबल, इस लकीर को बिना मिटाए, बिना छेड़े कैसे छोटा किया जा सकता है? बीरबल ने तुरंत ही उस लकीर के साथ एक और बड़ी लकीर खींची और अकबर से कहा, जहांपना, आपकी लकीर बिना मिटाए बिना छेड़े छोटी हो गई। बीरबल की इस चतुराई पर बादशाह अकबर मुस्कुराए बिना ना रह सके। बादशाह का गुस्सा। बादशाह अकबर अपनी बेगम से किसी बात पर नाराज हो गए। नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने बेगम को मायके जाने को कह दिया। बेगम ने सोचा कि शायद बादशाह ने गुस्से में ऐसा कहा है, इसलिए वह मायके नहीं गई। जब बादशाह ने देखा कि बेगम अभी तक मायके नहीं गई हैं, तो उन्होंने गुस्से में कहा, तुम अभी तक यहीं हो, गई नहीं? सुबह होते ही अपने मायके चली जाना, वरना अच्छा ना होगा। तुम चाहो तो अपनी मनपसंद चीज साथ ले जा सकती हो। बेगम सिसक कर जनान खाने में चले गई। वहां जाकर उसने बीरबल को बुलाया। बीरबल बेगम के सामने पेश हो गया। बेगम ने बादशाह की नाराजगी के बारे में बताया और उनके हुक्म को भी बता दिया। बेगम साहिबा, अगर बादशाह ने हुक्म दिया है तो जाना ही पड़ेगा, और अपने मनपसंद चीज ले जाने की बात जैसे मैं कहता हूँ वैसे ही करें। बादशाह की नाराजगी भी दूर हो जाएगी। बेगम ने बीरबल के कहे अनुसार बादशाह को रात में नींद की दवा दे दी और उन्हें नींद में ही पालकी में डालकर अपने साथ मायके ले आई और एक सुसज्जित शयन कक्ष में सुला दिया।
जब बादशाह की नींद खुली तो स्वयं वो अनजाने स्थान पर पाकर हैरान हो गए। पुकारा, कोई है? उनकी बेगम साहिबा उपस्थित हो गई। बेगम को वहां देखकर समझ गए कि वे अपनी ससुराल में हैं। उन्होंने गुस्से से पूछा, तुम हमें भी यहाँ ले आई? इतनी बड़ी गुस्ताखी कर डाली। मेरे सरताज, आपने ही तो कहा था कि अपनी मनपसंद चीज ले जाना, इसलिए आपको ले आई। यह सुनकर बादशाह का गुस्सा ज्यादा रहा। मुस्कुराकर बोले, जरूर तुम्हें यह तरकीब बीरबल ने ही बताई होगी। बेगम ने हामी भरते हुए सर हिला दिया। बादशाह का तोता। एक व्यक्ति दरबार में तोता बेचने आया। वह तोता बहुत ही अच्छी नस्ल का था और बहुत ही अच्छा बोलता भी था। अकबर को तोता पसंद आ गया और उन्होंने उसे खरीद लिया। बादशाह अकबर ने उस तोते की सेवा के लिए एक सेवक नियुक्त कर दिया। उस सेवक का कार्य केवल उस तोते की देखरेख करना था। बादशाह ने उसे सख्त हिदायत दे रखी थी कि यदि कोई भी कोताही बढ़ती गई तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, किंतु उसके पश्चात एक दिन अचानक ही तोता मर गया। अब सेवक की जान सांसत में आ गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि तोते के मरने की सूचना किस प्रकार बादशाह को दे। उसे जब कोई उपाय ना सूझा तो उसने बीरबल से सलाह ली। बीरबल ने सेवक को सांत्वना दी और उसे निश्चिंत कर वापस भेज दिया। बादशाह को इसकी सूचना देने की जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर ले ली। इसके बाद बादशाह अकबर के पास गया बीरबल और बोला, हुजूर, आपका तोता। इतना सुनते ही बादशाह अकबर उतावले होकर बोले, क्या हुआ? तोते को मर गया क्या? नहीं हुजूर, आपके तोते ने समाधि लगा ली है। वह ना खा पी रहा है और ना हिल रहा है, बस केवल आंखें बंद करके समाधि में लीन है। बादशाह अकबर तुरंत तोते को देखने गए। वहां जाकर देखा कि तोता मर चुका था। इस पर वह बीरबल से बोले, इतना घुमा फिरा कर क्यों कहा? सीधा कह देते कि तोता मर गया है। हुजूर, तोते के मरने का समाचार देने पर आप मृत्युदंड दे सकते थे, तभी इस तरह कहना पड़ा। अकबर को अपनी ही कही बात याद आ गई जो उन्होंने तोते के संदर्भ में सेवक से कही थी। वह समझ गए कि बीरबल ने इस तरह सूचना देकर तोते के सेवक की जान बचा ली है। बादशाह के आम। बादशाह अकबर, उनकी बेगम तथा बीरबल तीनों बाग में बैठे आम खा रहे थे। बादशाह अकबर को मजाक सूझा और वे आम खाकर उसके छिलके व गुठलियां बेगम की तरफ फेंकने लगे। आम खा लेने के बाद बादशाह अकबर ने कहा, मैंने तो एक दो आम ही खाए, किंतु बेगम ने तो बहुत आम खा लिए। देखो कितने छिलके और गुठलियां उसके सामने पड़े हैं। बेगम शर्म के कारण चुप रही, किंतु बीरबल से ना रहा गया और बोला, हुजूर, आम तो हम सभी ने उतने ही खाए हैं, पर आप तो छिलके और गुठलियां समेत ही खा गए। तभी तो आपके आगे छिलके और गुठलियां नहीं हैं। बादशाह अकबर जानते थे कि बीरबल कोई न कोई जवाब जरूर देगा, इसलिए वे बुरा नहीं माने बल्कि हंस दिए। बादशाह हंस पड़े। कभी कभी बादशाह अकबर दरबार में जब हंसी मजाक के मूड में होते तो उल जलूल सवाल पूछ लिया करते थे। इसी कड़ी में एक दिन बादशाह ने कहा, आज मेरा हंसने का बहुत मन कर रहा है। अगर कोई मुझे हंसा देगा तो मैं उसे 100 मोहरें इनाम में दूंगा, लेकिन अगर नहीं हंसा पाया तो 50 मोहरें के तौर पर देनी होगी। कई दरबारियों ने बादशाह को एक से एक चुटकुले सुनाए, पर बादशाह ना हंसे। बेचारे हरजाना भरकर बैठ गए। तब बीरबल आगे आकर बादशाह के कान में बोला, हुजूर, अब हंस भी दीजिए, नहीं तो पेट में गुदगुदी कर दूंगा। पेट में गुदगुदी के नाम से ही बादशाह अकबर की हंसी छूट गई। सभी दरबारी हैरानी से बादशाह अकबर और बीरबल को देखने लगे।
वार्ता नंबर 1, अकबर बीरबल की कहानी। सब बह जाएंगे। एक बार शहंशाह अकबर अपने साथ बीरबल को शिकार पर ले गए। उनके साथ सेना की एक टुकड़ी और कुछ सेवक भी थे। शिकार करके कुछ एक दिनों में अकबर लौटने लगे। तभी रास्ते पर एक गांव को देखकर बादशाह के मन में उसके बारे में जानने की इच्छा जगी। उन्होंने तुरंत अपने साथ आए बीरबल से पूछा कि क्या तुम इस गांव के बारे में कुछ जानते हो? मुझे इस जगह के बारे में जानना है। बीरबल ने जवाब दिया कि शहंशाह, मुझे भी इस गांव के बारे में कुछ नहीं पता है। अपने राज्य के इस गांव की तरफ मैं भी पहली बार ही आया हूं। आप यहाँ के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं किसी से पूछकर बताता हूं। तभी बीरबल की नजर एक आदमी पर पड़ी। उन्होंने उसे अपने पास बुलाकर पूछा, भाई क्या तुम इसी गांव के रहने वाले हो? अगर हां तो इस गांव के बारे में मुझे सब कुछ बता दो। यहां सब बढ़िया तो चल रहा है ना? वो आदमी बीरबल के सवालों का जवाब दे ही रहा था कि उसकी नजर बादशाह पर पड़ गई। उसने उन्हें पहचान लिया। फिर बोला कि साहब, आप लोगों के राज में यहां कुछ खराब कैसे हो सकता है? यहां सब कुछ बढ़िया है। तब बादशाह ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उस व्यक्ति ने जवाब में कहा, मेरा नाम गंगा है। बादशाह फिर बोले, पिता का नाम? जवाब मिला, जमुना। इतना सुनकर बादशाह ने पूछा कि फिर तो जरूर तुम्हारी मां का नाम सरस्वती होगा? उसने कहा कि नहीं हुजूर, मेरी मां का नाम नर्मदा है। इन सभी बातों को सुनकर बीरबल को हंसी आ गई और उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, बादशाह, अब यहां से आगे बढ़ना सही नहीं है। यहां सारी नदियां हैं। आपके पास नाव भी नहीं है तो आगे मत जाइए। आगे बढ़ने के लिए नाव का होना जरूरी है, नहीं तो डूबने का डर बना रहेगा और यहां ज्यादा देर रुके तो सब कुछ बह जाएगा। बीरबल की यह बात सुनकर बादशाह को भी जोर से हंसी आ गई। वो व्यक्ति भी बीरबल का मजाक सुनकर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। कहानी से सीख, हर दम व्यक्ति को गंभीर रहने की जरूरत नहीं होती है, हंसी मजाक करना भी जरूरी है। वार्ता नंबर 2, अकबर बीरबल की कहानी, लहरें गिनना। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में उनसे नौकरी मांगने की फरियाद लेकर एक व्यक्ति पहुंचा। उसकी कुछ देर बातें सुनने और बुद्धि की परीक्षा लेने के बाद बादशाह ने उसे चुंगी यानी टैक्स वसूलने वाला अधिकारी बना दिया। बीरबल भी उस दरबार में मौजूद थे। उन्होंने उसे कुछ देर ध्यान से देखने के बाद कहा कि बादशाह, यह व्यक्ति ज्यादा ही चालाक लग रहा है। यह जल्द ही कुछ न कुछ बेईमानी जरूर करेगा। होते होते कुछ समय गुजरा और तब तक उस व्यक्ति ने टैक्स वसूलने का काम पूरी तरह संभाल लिया था। एक दिन बादशाह अकबर के पास एक दो व्यक्ति उस अधिकारी की शिकायत लेकर आए। शिकायतें मामूली थीं, इसलिए उन पर ज्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद रिश्वत लेने और जनता को परेशान करने के आरोप भी उस अधिकारी पर लगने लगे। इतनी शिकायतें आने पर बादशाह ने सोचा कि इसका तबादला ऐसी जगह कर देता हूं जहां इसे बेईमानी करने का मौका ही न मिल पाए। इतना सोचते ही बादशाह ने फैसला किया कि उसे अस्तबल का मुंशी बनाया जाएगा। फिर अकबर ने मन में कहा कि अब घोड़ों की लीद उठवाने के काम में ये क्या ही बेईमानी कर पाएगा। वहां मुंशी के पद पर पहुंचते ही उस व्यक्ति ने फिर रिश्वत लेना शुरू कर दिया। उसने सीधे घोड़े की देखभाल करने वालों से कह दिया कि तुम लोग घोड़ों को कम दाना पानी खिलाते हो। इसका पता बादशाह को चला है, इसलिए मुझे लीद को तोलने के लिए भेजा है। अब अगर लीद का वजन कम हुआ तो सबकी शिकायत बादशाह से कर दूंगा। इस तरह से उस मुंशी से परेशान होकर हर घोड़े के हिसाब से उसे 1 रुपये लोगों ने देना शुरू कर दिया। यह बात भी कुछ समय बाद अकबर तक पहुंच गई। उन्होंने मुंशी को सीधे यमुना की लहरें गिनने का कार्य सौंप दिया। फिर बादशाह के मन में हुआ कि अब यहां तो यह कोई बेईमानी कर ही नहीं पाएगा। कुछ ही दिनों में जैसे ही वो व्यक्ति यमुना किनारे पहुंचा तो वहां भी उसने अपना दिमाग दौड़ा लिया। वो नाव से सवारी करने वालों को रोक रोक कर कहता कि मैं लहरें गिन रहा हूं, ऐसे में तुम लोग यहां से नहीं निकल सकते हो। इसी जगह पर 2-3 दिन तक रुकना होगा। रोज रोज ऐसी बातें सुनकर नाव चलाने वालों ने अपने कार्य को जारी रखने के लिए उसे 10-10 रुपए की रिश्वत देना शुरू कर दिया। अब यमुना किनारे भी वो व्यक्ति खूब बेईमानी कर रहा था। 1-2 महीने में यह बात भी बादशाह तक पहुंच गई। तभी अकबर ने एक लिखा हुआ आदेश भिजवाया, नाव को रोको मत, जाने दो। वो व्यक्ति चतुर था, उसने बादशाह के आदेश वाले पत्र को नावों को रोको मत जाने दो कर दिया था। इस थोड़ी हेरफेर के बाद उसने अकबर का आदेश वहां टंगवा दिया।
आखिर में उससे परेशान होकर बादशाह ने उसे नौकरी से ही निकाल दिया। तभी बादशाह को बीरबल की बात याद आ गई कि ये आदमी बेईमानी जरूर करेगा। तब उनके मन में हुआ कि मुझे उसे पहली गलती में ही कठोर दंड देना चाहिए था। कहानी से सीख। दुष्ट अपनी दुष्टता और बेईमान अपनी बेईमानी कहीं भी जाने पर नहीं छोड़ता है। वार्ता नंबर 3, अकबर बीरबल की कहानी, सारा जग बेईमान। बादशाह अकबर और बीरबल हमेशा की ही तरह एक दिन बैठकर अपनी प्रजा के बारे में बात कर रहे थे। बातों ही बातों में बादशाह ने कहा कि बीरबल, तुम्हें पता है हमारी प्रजा बेहद ईमानदार है। इसका जवाब बीरबल ने यह कहते हुए दिया कि बादशाह सलामत, किसी भी राज्य में लोग पूरी तरह से ईमानदार नहीं होते हैं, सारा जग ही बेईमान है। बादशाह को बीरबल की यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने पूछा, बीरबल तुम ये कैसी बात कर रहे हो? बीरबल ने उत्तर दिया कि मैं एकदम सत्य कह रहा हूं। आप चाहो तो मैं अपनी बात अभी साबित कर सकता हूं। इतना आत्मविश्वास देखकर बादशाह बोले, ठीक है, जाओ तुम अपनी बात को सच साबित करके दिखाओ। बादशाह अकबर से इजाजत मिलते ही बीरबल पूरी प्रजा की बेईमानी बाहर लाने के लिए तरकीब सोचने लगे। उनके मन में हुआ कि लोग खुलकर बेईमानी नहीं करते हैं, इसलिए कुछ अलग करना होगा। यह सोचते ही उन्होंने पूरे राज्य में यह ऐलान कर दिया कि बादशाह एक बड़ा सा भोज करना चाह रहे हैं। उसके लिए वो चाहते हैं कि पूरी जनता अपना योगदान दे। बस आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं, एक लोटा दूध पतीले में डालना होगा। इतना ही प्रजा की तरफ से काफी है। इस बात का ऐलान करवाने के बाद जगह पर एक दो बड़े बड़े पतीले रखवा दिए गए। इतना बड़ा पतीला और राज्य की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए उसमें लोगों ने शुद्ध दूध डालने के बजाय पानी मिला हुआ दूध डाला। किसी किसी ने तो सिर्फ पानी ही डाल दिया। हर किसी के मन में यही होता था कि सामने वाले ने तो दूध ही डाला होगा। अगर मैं पानी या पानी मिला हुआ दूध डाल दूंगा तो क्या ही हो जाएगा। शाम तक पतीलों में दूध इकट्ठा हो गया। बीरबल अपने साथ बादशाह अकबर और कुछ रसोइयों को उन जगहों पर ले गए जहां पतीले रखे गए थे। बादशाह ने जिस भी पतीले में देखा तो दूध नहीं, सिर्फ सफेद पानी ही दिखा। रसोइयों ने भी कहा कि महाराज, ये दूध नहीं है, ये सारा पानी ही है। इसमें मुश्किल से आधे से 1 लोटा दूध होगा, जिसकी वजह से इसका रंग हल्का सफेद है, वरना ये पानी से ज्यादा कुछ नहीं। इन सारी चीजों को देखकर बादशाह अकबर हैरान हो गए। उनके मन में हुआ कि मैं तो सबको ईमानदार समझता था, लेकिन बीरबल की ही बात सच निकली। उन्होंने बीरबल को कहा कि तुम ठीक ही कहते थे, मुझे हकीकत समझ आ गई है। इतना कहते हुए बादशाह, बीरबल और रसोइये वापस महल आ गए। कहानी से सीख। किसी पर भी अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। मौका मिलने पर लोग बेईमानी करने से चूकते नहीं हैं। वार्ता नंबर 4, अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल की योग्यता। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल का बोलबाला था। बीरबल की चतुराई और सूझबूझ ने उन्हें बादशाह का खास बना दिया था। इस कारण दरबार में बहुत से लोग बीरबल से जलते थे। इन लोगों में बादशाह अकबर के साले साहब भी थे। साले साहब बीरबल को नीचा दिखाने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे, लेकिन हर बार उन्हें ही मुंह की खानी पड़ती थी। बेगम का भाई होने की वजह से बादशाह भी उसे कुछ नहीं कहते थे। एक दिन बीरबल की गैरमौजूदगी में साले साहब ने बादशाह अकबर से दीवान पद की मांग कर डाली। बादशाह ने साले साहब की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने साले साहब से कहा, आज मुझे सुबह सुबह महल के पीछे बिल्ली के बच्चों की आवाज सुनाई दी है। लगता है कि किसी बिल्ली ने बच्चे दिए हैं, जाकर देखकर आओ कि यह बात सच है या नहीं। साले साहब झट से महल के पीछे गए और वापस आकर बोलते हैं, आपकी बात सच है, महल के पीछे एक बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। बादशाह ने कहा, गच्छा, जरा यह बताओ कि बिल्ली ने कितने बच्चों को जन्म दिया है। साले साहब ने जवाब में कहा, यह तो मुझे नहीं पता, मैं अभी पता करके आता हूं महाराज। इतना कहकर वो फिर से महल के पीछे गए और वापस आकर कहते हैं, महाराज, बिल्ली 5 बच्चों की मां बनी है। बादशाह अकबर ने पूछा, गच्छा, जरा यह बताओ कि उन 5 बच्चों में से कितनी मादा हैं और कितने नर हैं। साले साहब ने जवाब में कहा, मैंने यह तो देखा ही नहीं, मैं अभी देखकर आता हूं। इतना कहकर वो फिर से महल के पीछे जाते हैं और थोड़ी देर बाद आकर कहते हैं, महाराज, बिल्ली के 5 बच्चों में से 3 नर हैं और 2 मादा हैं। बादशाह अकबर ने अपने साले साहब से फिर से एक सवाल पूछा, और बिल्ली के नर बच्चे किस रंग के हैं। सवाल के जवाब में साले साहब ने कहा, मैं अभी देखकर आता हूं।
बादशाह अकबर ने कहा, रहने दो, बैठ जाओ। इतने में बीरबल राज दरबार में पहुंच चुके थे। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, महल के पीछे बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है, जरा देखकर आओ कि क्या यह बात सही है। बीरबल ने कहा, मैं अभी देखकर आता हूं महाराज। ऐसा कहकर वह महल के पीछे देखने के लिए चले गए। वापस लौटकर बीरबल ने बादशाह अकबर को बताया, महाराज, बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बिल्ली कितने बच्चों की मां बनी है? और बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, 5 बच्चों की। बादशाह ने फिर से सवाल किया, और बिल्ली के बच्चों में से कितनी मादा हैं और कितने नर हैं? और बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, 3 नर और 2 मादा। बादशाह अकबर ने एक बार फिर से बीरबल से सवाल किया, बिल्ली के नर बच्चे किस रंग के हैं? और बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, 2 नर बच्चों का रंग काला और एक का बादामी है। अब महाराज ने पास बैठे अपने साले साहब की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? साले साहब शर्मिंदगी से सिर झुकाए बैठे रहे और कुछ न कह सके। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी की सफलता से जलना नहीं चाहिए। वार्ता नंबर 5, अकबर बीरबल की कहानी, बुद्धि से भरा बर्तन। एक बार की बात है, राजा अकबर व उनके प्रिय बीरबल के बीच कुछ मनमुटाव हो गया। इसके चलते राजा ने बीरबल को राज्य से दूर जाने की सजा दे दी। इस परिस्थिति में भी बीरबल ने हार न मानी और उन्होंने अन्य गांव जाकर वेश बदलकर खेती करना शुरू किया। अब वह एक किसान के रूप में अपना जीवन गुजारने लगे। शुरू में तो राजा अकबर के लिए सब कुछ सामान्य सा था, लेकिन कुछ ही दिन बीते थे कि राजा को अपनी गलती का एहसास होने लगा। वह अपनी दैनिक दिनचर्या में बीरबल को याद करने लगे थे। जब भी उनके समक्ष कोई मुश्किल परेशानी आती तो उन्हें बीरबल की कमी खूब खलती थी। एक दिन राजा अकबर से रहा न गया। उन्होंने अपने सेनापति को बुलाया और उन्हें बीरबल को ढूंढ लाने का आदेश दिया। राजा की आज्ञा अनुसार हर गांव, हर गली में बीरबल की खोज शुरू की गई। सभी सैनिकों ने हर एक कोना छान मारा, लेकिन वे बीरबल को ढूंढ न सके। राजा को जब इस बात की जानकारी मिली तो वे बड़े निराश हुए। अब बीरबल से मिलने की उनकी बेचैनी और बढ़ने लगी थी। अचानक राजा के मन में एक उपाय आया। उन्होंने आदेश दिया कि सभी गांव के मुखिया को संदेश भेजा जाए कि उन सभी को एक बर्तन के अंदर बुद्धि डालकर राजा को भेजना होगा। जो भी इस आदेश को पूरा नहीं करेगा, उसे इसके बदले एक बर्तन में हीरे जवाहरात भरकर राजा को भेजना पड़ेगा। सभी गांववासी राजा के इस अजीबोगरीब आदेश को सुनकर परेशान थे। सभी यह सोचकर हैरान थे कि बुद्धि को किस तरह एक बर्तन में भरा जाए। बुद्धि तो सभी के पास उपलब्ध थी, लेकिन उसे किस तरह एक बर्तन में डालना है, यह सोचकर सभी परेशानी में थे। ऐसा न कर पाने की अवस्था में उन्हें उसी बर्तन को कीमती हीरे जेवरों से भरना था, जो कि इससे भी बड़ी समस्या थी। वहीं जिस गांव में बीरबल एक सामान्य किसान का वेश बनाकर रह रहे थे, वहां भी राजा का यह आदेश चर्चा का विषय बना हुआ था। गांव के सभी बड़े बुजुर्ग निराश होकर बैठे हुए थे कि वहां बीरबल आए और उन्होंने कहा कि वह इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। पहले तो किसी को भी इस बात का यकीन नहीं हुआ, लेकिन उनके पास बीरबल पर विश्वास करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए इस काम की बागडोर बीरबल को सौंपी गई। उस वक्त गांव में तरबूज की फसल उगाने का समय था। बीरबल ने तरबूज के पौधे की एक बेल को एक बर्तन में डाला। धीरे धीरे उस बेल में तरबूज का फल लगने लगा और समय के साथ ही तरबूज ने बर्तन का आकार ले लिया। जैसे ही बर्तन तरबूज से पूरा भर गया, बीरबल ने बेल को फल से अलग किया और उस बर्तन को तरबूज समेत राजा के दरबार में भिजवा दिया। साथ में यह संदेश भी भेज कि उस बर्तन के अंदर बुद्धि भरी है और राजा को बर्तन को बिना तोड़े ही बुद्धि को निकालना होगा। जैसे ही राजा ने तरबूज से भरा हुआ बर्तन देखा व उसे निकालने की शर्त सुनी तो उन्हें यकीन हो गया कि ऐसा विचार केवल बीरबल का ही हो सकता है। उन्होंने जल्दी से अपना घोड़ा मंगवाया और बीरबल को अपने साथ वापस लाने के लिए गांव की ओर चल दिए। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर मुश्किल सवाल का कोई न कोई जवाब जरूर होता है। हमें केवल थोड़ा हटकर सोचने की जरूरत होती है।